हाय गाइस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान पुलिस का रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके सिलेबस में जो श्वसन तंत्र है उसको हम पढ़ेंगे आज। और हम उसको थोड़ा समझ कर पढ़ेंगे, क्योंकि जो रटा हुआ होता है, रटना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो रटा हुआ है उसकी जो लाइफ लाइन है वो थोड़ी कम होती है और उसमें गलतियों की संभावना ज़्यादा होती है। और जो समझा हुआ होता है उसकी जो जीवन काल होता है समझी हुई चीज़ का वो ज़्यादा होता है और उसमें त्रुटियों की, गलतियों की संभावना कम होती है। तो हम थोड़ा समझते हुए, समय ज़रूर लगेगा पर थोड़ा समझते हुए अपन पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो चलिए शुरू करते हैं। श्वसन होता है क्या, सबसे पहले तो हम बात करते हैं श्वसन की। तो पर्टिकुलर श्वसन एक्चुअल में है क्या उसको हम समझते हैं। तो इसके पहले हम थोड़ा समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो प्रीवियस लेक्चर हमने कवर किया था डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसी तरह समझिए, हमने भोजन ग्रहण किया, वीडियो को एंड तक देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। हमने भोजन ग्रहण किया बाहर से, वो भोजन क्यों ग्रहण किया? ताकि हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके। हमने जो भोजन ग्रहण किया उस भोजन में भोजन के घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, वो सब। तो हम किसी एक को ले लेते हैं। हमने लिया कार्बोहाइड्रेट को, उस भोजन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। समझना बात को, समझते हुए पढ़ेंगे अपन। उस भोजन को हमने लिया कार्बोहाइड्रेट। मैं इसको रेस्पिरेशन, श्वसन से रिलेट करूंगा, फाइनली देखना आप लोग। तो भोजन में हमने लिया कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके पाचन को अपन देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। इसका जो पाचन होता है वो 2 जगह पे होता है। एक तो इसका पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में। एक इसका पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में, बगल कैविटी में। प्रीवियस लेक्चर में लिखा था हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के लेक्चर में। दूसरा इसका पाचन कहाँ होता है? ग्रहेणी में होता है, यानी कि ड्यूडेनम में। मुख गुहा में कौन सा एंजाइम होता है जो इसको पचाते हैं? तो एंजाइम का नाम भी लिख देते अपन, टायरिन। मुख गुहा में टायरिन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख गुहा में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है। ग्रहेणी में किसके द्वारा होता है? तो ग्रहेणी में होता है अग्नाशयी, एमाइलेज के द्वारा। अग्नाशयी एमाइलेज ये एंजाइम है जो इसको पचाते हैं। अग्नाशयी एंजाइम के द्वारा होता है ग्रहेणी में इसका पाचन। तो अब हमने भोजन में कार्बोहाइड्रेट लिया, उस कार्बोहाइड्रेट को हम पचा रहे हैं। समझो बात को मेरी, उस कार्बोहाइड्रेट को हमने पचाया। पचा कर उस कार्बोहाइड्रेट को हम किस पे तोड़ रहे हैं? ध्यान देना। अब इस कार्बोहाइड्रेट को हमने पाचन किया, इसके पचा दिया। पाचन करने के बाद इसको किस पे तोड़ा जाएगा? इसके सरल पदार्थ में तोड़ा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया, पाचन का हुआ मुख गुहा और ग्रहेणी में हुआ। और इसका पाचन करके हमने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। क्योंकि इसके पाचन से क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको पचाते हैं तो अपने को ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, ये हमें मिल गया ग्लूकोज। आप फार्मूला भी लिख देते हैं अपन। फार्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज आ गया। अब ये ग्लूकोज कहाँ पर है? आहार नाल में है। समझ रहा, मैं इसको रेस्पिरेशन से रिलेट करूंगा। थोड़ा समझ कर पढ़िए, अच्छा रहेगा, मेमोरी ज़्यादा टाइम तक रहेगी और जो गलती करने की संभावना होगी वो कम होगी प्रश्नों में। तो ये ग्लूकोज हो गया। अब इस ग्लूकोज का क्या होता है? अवशोषण होता है रक्त में। तो चलिए एक नेक्स्ट स्टेप ये भी देख लेते हैं। अब इसका क्या हो रहा है? अवशोषण होगा। ये उसका अवशोषण हुआ। अवशोषण कहाँ पर होता है? उसका रक्त में अवशोषण होता है। आहार नाल जो है उसमें भोजन का पाचन हो गया, फिर उस भोजन का अवशोषण किया जाएगा रक्त में, क्योंकि वो भोजन ऑटोमेटिक तो जाएगा नहीं सेल तक। मैंने भोजन आमाशय में पचाया है और मुझे हाथ की सेल को भोजन देना है, तो वो भोजन कौन ले जाएगा? रक्त ले जाएगा। तो जो भोजन आमाशय में पड़ा हुआ है उसका क्या किया जाएगा? अवशोषण किया जाएगा। तो अवशोषण कहाँ होता है? रक्त में होता है। ठीक है, अवशोषण मैंने लिखा रक्त। ये रक्त में अवशोषण हो गया उस भोजन का, रक्त में अवशोषण हो गया। इसके बाद वो भोजन कहाँ पर आएगा? कोशिकाओं में जाएगा। वो भोजन कहाँ जाएगा? कोशिकाओं में जाएगा। मैं यहाँ पर बना देता हूँ कोशिका। वो भोजन गया कोशिकाओं में। ये मैंने कोशिका बना दी यहाँ पर। ये कोशिका बनाई मैंने, शरीर की किसी भी अंग की कोशिका बना दी मैंने। ठीक है, ये मैंने बना दिया सेल यहाँ पर, कोशिका। ये मैंने बनाई कोशिका। ठीक है, अब ये रक्त इस कोशिकाओं में आएगा। रक्त किस में बहता है? रक्त वाहिनियों में। तो रक्त वाहिनियों के जरिए ये जो रक्त है वो कोशिका में आया। चलिए ये रक्त आ गया कोशिकाओं में।
ये रक्त आ गया कोशिका में। अब इस रक्त में क्या है, ग्लूकोज है, मैंने बना दिया अंदर ये ग्लूकोज, रक्त तो है लेकिन ये ग्लूकोज भी है। अब ये ग्लूकोज कहाँ पर आ गया, कोशिकाओं में आ गया ग्लूकोज, ये देखिए ये ग्लूकोज बना दिया मैंने कोशिकाओं में। अब क्या क्या ये कोशिका इस ग्लूकोज का उपयोग कर लेगी, क्या ये कोशिका ग्लूकोज का उपयोग कर लेगी, क्योंकि कोशिका को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए वृद्धि करने के लिए, कार्य करने के लिए, तो ये कोशिका इस ग्लूकोज का उपयोग करेगी, जी नहीं। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, एक्चुअल में कहानी यहीं से शुरू होती है। अब बात करते हैं श्वसन, तो श्वसन क्यों जरूरी होता है, देखिए अब यहाँ पर ये जो ग्लूकोज आया है, इस ग्लूकोज को पचाकर इस ग्लूकोज का दहन किया जाएगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया की जाती है ताकि क्या हो, ऊर्जा का उत्पादन हो। जैसे कि हम पढ़ते हैं, ध्यान देना, सारे चीज सॉल्व आ जाएगी 2-5 मिनट में। अभी यहाँ पर क्या था, ग्लूकोज था, ये रहा ग्लूकोज, हम उस रिएक्शन को भी देख लेते हैं, ये हमने पढ़ा ग्लूकोज। इस ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। इस ग्लूकोज के हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई हमने। जब इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं अपन, तो अपन को यहाँ पर क्या मिलता है, CO2 प्लस H2 वाटर प्लस क्या मिलता है अपने को 38 ATP। ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जहां पर ये जो 38 ATP है वो क्या है, ऊर्जा है, जिसमें 36 जो होती है वो क्रेब्स साइकिल से मिलती है, 2 ATP जो होती है ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, अपशिष्ट पदार्थ, जल भी अपशिष्ट पदार्थ है। शरीर में ज़्यादा पानी होता है तो उसको भी बाहर निकाला जाता है, पसीने के जरिए, यूरिन के जरिए निकाला जाता है बाहर। तो CO2 प्लस H2 ये अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है। तब देखिए इस अपशिष्ट पदार्थ यानी कि इस कोशिका में इस ग्लूकोज का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, यानी कि दहन, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा ना यहाँ पर, तो ग्लूकोज के साथ क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, तो रासायनिक अभिक्रिया हुई, और इस रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में ऊर्जा बनी। अब कोशिका इस ऊर्जा का उपयोग करेगी, यानी कि यहाँ पर कोशिका की डिमांड क्या है, मांग क्या है, रिक्वायरमेंट किसकी है, कोशिका को किसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। जब तक इस कोशिका में ऑक्सीजन नहीं आएगी, क्या इस ग्लूकोज का ये कोशिका उपयोग कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको किसका उत्पादन करना है, ऊर्जा का उत्पादन करना है। इसको किसका उत्पादन करना है, ऊर्जा का उत्पादन करना है। तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए इस कोशिका को किसकी डिमांड है, ऑक्सीजन की डिमांड है। तो चलिए वो ऑक्सीजन पहुंचाते हैं उस पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ पर है, शरीर के अंदर तो बनती नहीं है, ऑक्सीजन बाह्य वातावरण में है। अगर बाह्य वातावरण की बात करें तो बाह्य वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, बाकी कुछ अन्य गैसें भी हैं। तो जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो वायु का मिश्रण जाता है, तो वायु का मिश्रण अंदर जाता है, लेकिन नाइट्रोजन हमारा जो बॉडी होता है वो इतना कैपेबल नहीं है कि जो 78% नाइट्रोजन उसका सीधा उपयोग कर सके अमीनो अम्ल बनाने के लिए। कुछ जीव पादप करते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं जिनको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कहते हैं, वो ये चीज़ करते हैं, पर आप उसको भूल जाओ। ऐसा सिर्फ इतना याद रखना कि हमारी बॉडी में जो वायु अंदर प्रवेश करती है वो मिश्रण होता है, प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं वातावरण, ठीक है। समझिए यहाँ पे ध्यान से इसको, अब मैंने लिखा वातावरण, ठीक है, वातावरण। अब उस वातावरण में क्या है, ऑक्सीजन है, वायु है, उस वायु में ऑक्सीजन मिश्रण है। एक्चुअली देखा जाए तो मैंने ये लिख दिया वायु, ये वायु मैंने लिखा। अब ये वायु जो होती है, ये वायु जो होगी वो किसके द्वारा, नाक के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करेगी, ठीक है। मैंने ये वायु O2 लिख दिया यहाँ पर, O2 वातावरण में ये O2 है। अब ये O2 कहाँ पर प्रवेश कर रही है, ये O2 कहाँ प्रवेश किया, नाक में प्रवेश किया, नाक में प्रवेश की। हम वायु नाक से मुंह में प्रवेश करती है, मतलब सॉरी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो ये नाक में ऑक्सीजन देगी, फिर नाक के बाद ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगी, फेफड़ों में जाएगी। कहाँ जाएगी, फेफड़ों में, जिनको हम बोलते हैं लंग्स। ये चलेगी फेफड़ों में वो वायु, वो ऑक्सीजन कहाँ चली गई, फेफड़ों में चली गई। फेफड़ों में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ से रक्त वाहिनी गुजरेगी, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, रक्त वाहिनी गुजरेगी।
अब थोड़ा समझ लेते, उसके पहले हम हृदय को थोड़ा समझ लेते साथ में, ठीक है। ये देखिए, मैं अगर हृदय बनाऊं तो हृदय के, मनुष्य हृदय के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, ठीक है। चीज़ों को समझिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मनुष्य की हृदय के कितने? 4 भाग होते हैं। उन 4 भागों को अपन बांटेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे? ये भाग कौन सा है? ये मैं लिख रहा हूँ बाया आलिंद, पूरा लिख रहा हूँ बाया आलिंद। क्या लिखा मैंने? बाया आलिंद। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाया निलय। ये बाया आलिंद है, बाया निलय है, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो है वो हो गया दाया आलिंद, यानी कि राइट ऑरिकल, और ये दाया निलय, यानी कि राइट वेंट्रिकल। यानी कि ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है हृदय का। मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है ना, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये मेरा कौन सा बाया भाग है, लेफ्ट पार्ट है। तो इस तरफ वाला कौन सा हो गया? बाया आलिंद, बाया निलय। और ये राइट पार्ट है, तो इस तरफ वाला कौन सा हो गया? दाया आलिंद, दाया निलय। समझ लो, ये हाथ जो बनाया 4 चैम्बर को ऐसे खड़ा हो और इस प्रकार से बनाया गया है। क्लियर हो गया? अब देखिए, दाएं भाग में, हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है, बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। तो अब यहाँ पर भी शुद्ध, यहाँ पर क्या हुआ? गैसों का एक्सचेंज हुआ, यहाँ पर एक वैसेल्स गुजरेगी। अब वो वैसेल्स में, यानी कि वाहिनी, रक्त वाहिनी गुजरेगी। मैंने यहाँ पर रक्त वाहिनी बना रखा हूँ, ये रक्त वाहिनी गुजरेगी। रक्त वाहिनी, अब इस रक्त वाहिनी में, इस फेफड़ों में क्या है? ऑक्सीजन है, वायु है। इस फेफड़ों में क्या है? ऑक्सीजन है। तो जो ऑक्सीजन, जो फेफड़ों की जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन इस रक्त वाहिनी को दे दी जाएगी। समझना, वो ऑक्सीजन अब कहाँ पर आ गई? इस रक्त वाहिनी में। अब ये रक्त वाहिनी कहाँ पर आएगी? अब ये रक्त वाहिनी आएगी बाह्य आलिंद में आ जाएगी। अब ये रक्त वाहिनी कहाँ आएगी? बाह्य आलिंद में आएगी। ये रक्त वाहिनी आ गई बाह्य आलिंद में। तो अब रक्त कहाँ आ गया? बाह्य आलिंद में। बाह्य आलिंद के बाद रक्त कहाँ आएगा? बाह्य निलय में आ गया। बाह्य निलय के बाद रक्त कहाँ जाएगा? कोशिकाओं में जाएगा। मतलब बाह्य निलय से अभी रक्त कहाँ पर आ गया? ये कोशिका के पास आया। तो अब इस रक्त में क्या थी? ऑक्सीजन थी ना। देखो, बाहर वातावरण के ऑक्सीजन फेफड़ों में आई, फेफड़ों से रक्त वाहिनी में आई, रक्त वाहिनी से हृदय के बाह्य आलिंद में आई, बाह्य आलिंद से बाह्य निलय में आई। यानी कि इस रक्त में क्या है? इस रक्त में क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है ना, वायु है, ऑक्सीजन है इस रक्त में। ये जो रक्त आया उसमें भी क्या है? इस रक्त में भी क्या है? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पर आ गई? ये ऑक्सीजन आ गई यहाँ पर कोशिकाओं में। तो अब कोशिकाओं में इस ऑक्सीजन ने ग्लूकोज से रिएक्शन किया, ये अभिक्रिया की, और क्या बनाया? CO2 + H2 और साथ में ऊर्जा बनी। समझ लो। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो यहाँ पर अब इस ग्लूकोज ने, ग्लूकोज जो अंदर था, सॉरी मैं इधर ऐसा दोनों में रिएक्शन बता देता हूँ। मैं इन दोनों में रिएक्शन हुई। ये तो ग्लूकोज था ना, ये यहाँ पर ग्लूकोज है, तो ये भी ग्लूकोज था। इन दोनों में रिएक्शन हुई। अब तो यहाँ पर अपने पास क्या बना? CO2 + H2 + ऊर्जा बनी। प्लस मैं यहाँ पर ऊर्जा एनर्जी लिख देता हूँ। ई का मतलब एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा ये नहीं बनी है। तो यहाँ पर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना, ऊर्जा बनी। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो अपशिष्ट पदार्थ है, वो सेल के अंदर रहेगा तो नुकसानदेह होगा, तो उसको वापस बाहर भी तो निकालना है शरीर से, उसको शरीर से बाहर भी निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? वापिस रक्त का आदान प्रदान होगा, ये ब्लड रक्त वाहिनी बनाएंगे। अब ये रक्त वाहिनी कहाँ पर आएगी? दाएं आलिंद में आएगी। अब ये रक्त वाहिनी कहाँ पर आएगी? ये देखिए, दाएं आलिंद में रक्त दे आई, पूरा रक्त। अब ये रक्त कहाँ पर आई? दाएं आलिंद में रक्त आई। क्योंकि थोड़ा समझ के पढ़िए, 3 सिस्टम यहाँ पर आ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब ये जो रक्त है, उस रक्त में क्या होगी? CO2 होगी। तो इसको आप क्या बोलते हो? अशुद्ध रक्त बोलते हो। जिसमें CO2 होती है वो कौन सा है? अशुद्ध रक्त है। देखो, रेस्पिरेशन की बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होगी, श्वसन की। अशुद्ध रक्त है। अब अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? शिराओं में। तो एक्चुअली में देखा जाए ये है क्या? शिरा है ना, वेन है।
ये शिरा है, वेन है। याद रखना अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है, लेकिन एक शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, वो है पल्मोनरी। समझ लो, जिसमें कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। यानी कि पल्मोनरी किसको बोलते हैं? जो कि फेफड़ों से आती है। पल्मोनरी वर्ड यूज किया जाता है फेफड़ों के लिए, तो फेफड़ों से आने वाली कौन सी है? ये वाली। तो एक्चुअली ये वेन है, लेकिन उसमें शुद्ध रक्त बहता है। जनरली वेन में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। ठीक है, अब ये दाएं आने से रक्त कहाँ पर गया? दाएं नीले में। फिर दाएं नीले से ये रक्त कहाँ पे जा रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? दाएं नीले से रक्त कहाँ पे जा रहा है? फेफड़ों में जा रहा है। अभी फेफड़ों में एक तो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, ये फेफड़ों में आ गया। इसमें भी क्या है? CO2 है। तो देखो अगर किस तरह से अरेंजमेंट हुआ सारा, समझ लो किस प्रकार से CO2 इसको बाहर निकाला जा रहा है, किस प्रकार O2 को अंदर लाया जा रहा है। तो एक्चुअल में देखिए, ये डाइजेशन का हिस्सा है और ये श्वसन का, ये पाचन का, ये श्वसन का। तो एक्चुअल में श्वसन क्या है? एक्चुअल में श्वसन क्या है? ऊर्जा का उत्पादन है, यानी कि ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है, ताकि कोशिकाओं में जो भोज्य पदार्थ है, पचित भोज्य पदार्थ है, वो उसका ऑक्सीकरण कर सकते हैं। उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, जिससे क्या होगा? ऊर्जा का निर्माण होगा। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर आप देखो किस प्रकार से पूरा प्रोसेस समझ में आ रही है। तो श्वसन क्या है? श्वसन आप देख रहे हो, श्वसन की प्रक्रिया में O2 सेल तक पहुंचाई गई है, ताकि सेल में जो ग्लूकोज है उस O2 का उपयोग कर सके और ऑक्सीकरण की क्रिया से ऊर्जा का उत्पादन हो सके। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुई? समझ में? यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर श्वसन में आप देख लो, सबसे पहले तो क्या? अब ये CO2 कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई। ये CO2 सेल के अंदर आ गई, सॉरी रक्त वाहिनी में आ गई। अब ये CO2 कहाँ पे चली गई? फेफड़ों में चली गई। अब हम जब श्वास बाहर छोड़ेंगे तो ये CO2 कहाँ पर आएगी? नाक में आ गई। और फिर नाक से फिर कहाँ चली गई? वापस एटमॉस्फेयर में आ गई CO2। ये हमने O2 लिया था, ये O2 लिया था, तो श्वास छोड़ते रहो CO2 भी बाहर आ गई। समझ लो? तो यहाँ पर देखिए, नाक से लाकर फेफड़ों तक ये जो प्रक्रिया है, नाक से लाकर फेफड़ों तक श्वास अपने अंदर ली ना, नाक से हमने श्वास ली और फेफड़ों तक पहुंचाई, उस क्रिया को बोलते हैं बाह्य श्वसन। ठीक है, उसको बोलते हैं बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन इंग्लिश में कहें तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन में क्या हो रहा है? देखो, सिर्फ गैसों का परिवहन हो रहा है। समझ लो, वातावरण की ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाई और फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड को बाह्य वातावरण। तो बाह्य श्वसन में सिर्फ क्या हो रहा है? गैसों का परिवहन हो रहा है, यानी कि कंडक्शन ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बाह्य श्वसन की बात करें, सिर्फ गैसों का क्या होता है? परिवहन। यहाँ पर सिर्फ इसमें क्या हो रहा है? गैसों का परिवहन होता है और कुछ नहीं होता है, गैसों का परिवहन। तो देखिए, श्वसन में कौन कौन से स्टेप शामिल होते हैं? पहला कौन सा होता है? बाह्य श्वसन होता है। दूसरा होता है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन यहाँ पे हो रहा है, ये जो श्वसन है वो आंतरिक श्वसन है। आंतरिक श्वसन है। तो देखिए, आंतरिक श्वसन में क्या हो रहा है? आपको दिख रहा है आंतरिक श्वसन में क्या हुआ? फेफड़ों की ऑक्सीजन रक्त वाहिनी में उपस्थित रक्त को दी और रक्त के CO2 कहाँ पर आ गए? फेफड़ों में आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ? गैसों का आदान प्रदान। समझ पा रहे हो? यहाँ पर हुआ परिवहन, सिर्फ गैस को पहुंचाई, पर यहाँ पर क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ। ठीक है, तो आंतरिक श्वसन में क्या हो रहा है? गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पर समझ पा रहे हो? डिफरेंस क्लियर हो रहा है? अंतर। बाह्य श्वसन में सिर्फ क्या हुआ? गैसों का परिवहन, और आंतरिक श्वसन में क्या हुआ? गैसों का आदान प्रदान हुआ। ये आदान प्रदान दो जगह हो रहा है। यहाँ पर भी तो हो रहा है, O2 इसने दी, CO2 ली, है ना, O2 ये दी, है ना, और इसने CO2 अंदर ली। तो यहाँ पर आदान प्रदान दो जगह हो रहा है। देखिए, आंतरिक श्वसन दो जगह हो रहा है। पहला तो किसके बीच में? फेफड़ों और रक्त के बीच में। आंतरिक श्वसन दो जगह हो रहा है। पहला किसके बीच में? फेफड़ों और रक्त के बीच में।
फेफड़ों व रक्त के बीच में, रक्त के मध्य। पहला कहाँ पर, दूसरा कहाँ पे हो रहा है, रक्त और कोशिका के मध्य। समझ रहे हो, रक्त व कोशिका के मध्य। दूसरा हो गया रक्त व कोशिका के मध्य, रक्त व कोशिका के मध्य। रक्त की ऑक्सीजन कोशिका को दी जा रही है और कोशिका में जो CO2 बनी है उसको रक्त ले रहा है। तो दो जगह हो रहा है आंतरिक श्वसन। ठीक है, अब तो श्वसन के यहाँ पर 3 प्रकार हो गए। ठीक है, पहला तो हो गया बाह्य श्वसन, दूसरा हो गया आंतरिक श्वसन और तीसरा जो श्वसन है वो है कोशिकीय श्वसन। इस कोशिका के अंदर ये क्रिया भी तो हो रही है ना, समझ पा रहे हो, ये भी तो क्रिया हुई ना, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ जुड़ी और उसमें ऊर्जा बनाई। मेन पर्पस क्या था ऑक्सीजन का, क्या मेन पर्पस क्या था श्वसन का, कि ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाना। मेन पर्पस वो नहीं था, मेन पर्पस क्या था, ऊर्जा का निर्माण। समझ पा रहे हो, तो ये स्टेप भी श्वसन में काउंट होगा ना। हमारे श्वसन का जो मुख्य उद्देश्य था क्या, वो ये था ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाना और वहां के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। जी नहीं, हमारे श्वसन का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली है उस ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाना और कोशिका में जो ग्लूकोज है उसका दहन करना, उसका ऑक्सीकरण करना। इसको हम दहन भी बोलते हैं, दहन हो गया ऑक्सीकरण, उसका दहन करना ताकि ऊर्जा का निर्माण हो सके। ठीक है, तो इसके अंदर जो होता है कौन सा है, कोशिकीय श्वसन है। तो ये इसके अंदर भी एक श्वसन हो रहा है। तीसरा श्वसन में लिखे तो थर्ड पॉइंट कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। अब कोशिकीय श्वसन में ये जो क्रिया हो रही है उसका स्पेशल नाम होगा। एक्चुअली ये क्रिया कहाँ पर हो रही है, कोशिका में बता सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है, ऊर्जा कक्ष होता है, तो वो ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। मतलब ये क्रिया कहाँ पर हो रही है, इस कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे शरीर के हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और उस कोशिकीय श्वसन में हम शामिल करते हैं, 2 चीजें शामिल करते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं उसमें ग्लाइकोलाइसिस, उसमें ग्लाइकोलाइसिस को शामिल करते हैं और दूसरा हम शामिल करते हैं उसमें क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल। सिर्फ नाम याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल। अगर थोड़ा पढ़ना हो तो ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP की ऊर्जा बनती है और क्रैब साइकिल से कितनी बनेगी, 36 ATP। तो कुल कितनी बन रही है, 38 ATP ऊर्जा बन रही है। ग्लाइकोलाइसिस अनऑक्सीजन में होता है, क्रैब साइकिल, क्रैब चक्र ऑक्सीजन होता है। समझ रहे मेरी बात को, क्लियर हुआ। तो श्वसन क्या होता है, श्वसन की परिभाषा क्या बनेगी, देखिए श्वसन का मतलब क्या होता है कि बाह्य वातावरण की ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना ताकि वह उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का निर्माण कर सके। तो उसका मेन पर्पस क्या था, ऊर्जा का निर्माण। हमने भोजन लिया, भोजन को पहुंचाया कोशिकाओं तक, भोजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने के बाद वातावरण की ऑक्सीजन को भी कोशिकाओं तक पहुंचाया ताकि वो ऑक्सीजन उस भोजन के साथ क्रिया करके ऊर्जा का उत्पादन कर सके। तो श्वसन में क्या होता है, मुख्य रूप से भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का उत्पादन करना। तो वैज्ञानिक परिभाषा श्वसन की क्या हो जाती है, श्वसन का मतलब ये नहीं होता है, क्वेश्चन आ जाए श्वसन है बाह्य वातावरण को कोशिकाओं तक पहुंचाना, ऑप्शन सेकंड CO2 को शरीर से बाहर निकालना, ऑप्शन थर्ड आ जाए भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का उत्पादन करना, या ऑप्शन डी आ जाए इनमें से कोई नहीं। तो सही कौन सा होगा, भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का उत्पादन करना। तो श्वसन की परिभाषा क्या हो जाएगी, भोजन का, एक्चुअली में देखा जाए श्वसन क्या है, श्वसन की परिभाषा की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर इससे श्वसन क्या है, यहीं पर चलिए श्वसन को समझते हैं। श्वसन परिभाषा क्या हो जाएगी, श्वसन का भोजन का ऑक्सीकरण कर, ऑक्सीकरण किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन के द्वारा। आप इसी क्या देखिए ऑक्सीकरण किससे हो रहा है, ऑक्सीजन के द्वारा। तो इसीलिए ऑक्सीजन की जरूरत है। भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का उत्पादन करना, ऊर्जा का उत्पादन। एक्चुअली उत्पादन वर्ड सही नहीं होगा क्योंकि ऊर्जा को न तो उत्पन्न करते न नष्ट करते हैं, तो हम कह सकते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण। पर हम यहाँ पर अगर लैंग्वेज मीटिंग है तो प्रॉब्लम नहीं है, ऊर्जा का उत्पादन करना, ऊर्जा का उत्पादन करना, इसको हम बोलते हैं श्वसन बोलते हैं। समझ लो, भोजन का ये ऑक्सीकरण हुआ और ऊर्जा का उत्पादन हुआ, ये है ऑक्सीजन, सॉरी ये है श्वसन।
तो श्वसन में ऑक्सीजन की डिमांड थी और CO2 कहाँ से आया? CO2 तो वेस्ट प्रोडक्ट है, अपशिष्ट पदार्थ है जो बना, उसको बाहर भी निकाला। देखो इस पूरी प्रक्रिया को एक बार समझ लो। हमने बाहर से भोजन लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट हमने पचाया, पचाने के बाद वो आहार नाल में, फिर उसका अवशोषण हुआ रक्त में, वो रक्त पहुँचा कोशिकाओं तक, वो रक्त कोशिकाओं तक पहुँचा। कोशिकाओं में पहुँचने के बाद क्या हुआ? ग्लूकोज कोशिका में है, अभी तो ग्लूकोज का उपयोग करना है, लेकिन कोशिका नहीं कर सकती है। कब तक? जब तक कि उस कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिलती। फिर कोशिका किसकी मदद लेती है? यहाँ पर दो तंत्र की मदद लेती है। यहाँ पर एक तो परिसंचरण तंत्र की और दूसरी श्वसन तंत्र। समझ लो, श्वसन तंत्र है, ये परिसंचरण तंत्र है। हृदय और वाहिनी दिख रही है, परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, तो यहाँ से कितने सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे देखिए। तो बाहर वातावरण की ऑक्सीजन को हमने नाक से लिया, नाक से फेफड़ों तक पहुँचाया, फेफड़ों से फिर यहाँ पर क्या थी? एक्चुअली फेफड़ों में कोशिकाएं होती है जिनको हम फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक तो इकाई बोलते हैं। अभी पूरे लेक्चर में सब चीज़ों को कवर करेंगे, सिर्फ अभी प्रॉपर एक आपको बता रहा हूँ कि आइडिया, बेसिक आइडिया कि होता कैसे सब वो। तो फेफड़ों में जो ऑक्सीजन हो कहाँ पर आ गई? रक्तवाहिनी में आ गई। रक्तवाहिनी में आने के बाद वो रक्त शुद्ध हो गया। वो शुद्ध रक्त कहाँ पर आया? बायां एलिन में। किसके द्वारा आता है? पल्मोनरी, फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा। क्या आपने लिखा था? फुफ्फुसीय शिरा, ये फुफ्फुसीय शिरा है, फुफ्फुसीय शिरा। मैंने बोला था शिराओं में कौन सा रक्त बहता है? शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक अपवाद है फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय क्यों बोला? क्योंकि फुफ्फुस फेफड़ों से आ रही है, फेफड़ों से आ रही है, लंग से आ रही है ना, इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी तो फेफड़ों से आ रही है फुफ्फुसीय शिरा, और ये शुद्ध शिरा बोला वो शुद्ध रक्त ला रही है, तो फुफ्फुसीय शिरा अपवाद है। शिराओं में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुसीय शिराओं में शुद्ध रक्त होता है। क्योंकि O2 वाला रक्त क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है, और शुद्ध रक्त तो किसमें बहता है? धमनियों में बहता है, लेकिन ये अपवाद है। अभी शुद्ध रक्त बायां एलिन में आ गया, बायां एलिन से बायां नीले में आ गया, बायां नीले से ये पंप किया जाएगा और कोशिकाओं तक रक्तवाहिनियों के जरिए। समझ लो, बहुत सारा जाल होता है पूरा रक्तवाहिनियों का, तो रक्तवाहिनियों के जरिए कोशिकाओं तक पहुंचाया गया। कोशिकाओं को O2 मिली, तो O2 मिलने से जो ग्लूकोज अंदर था उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ पर ऊर्जा मिल गई, लेकिन साथ में CO2 भी बना, है ना, और जल भी बना। जल को उत्सर्जन तंत्र से बाहर निकाला जाएगा पसीने के जरिए। समझ रहे हो, पसीने के जरिए, और किसके जरिए? यूरिन मूत्र के जरिए निकाला जाएगा जल को। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी उसको भी तो बाहर निकालना है, तो फिर दूसरी रक्तवाहिनी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगी और उसको कहाँ लाएगी? दायां एलिन, दायां एलिन से फिर दायां नीले में डालेगी। इसको हृदय से होकर क्यों गुजरना पड़ रहा है? क्योंकि हृदय ही तो है जो पंप करता है, वरना रक्त बहेगा कैसे? तो दायां एलिन में, फिर दायां नीले में वो पंप हुआ, तो दायां नीले से फिर कहाँ पर गया? अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो जा रही है ये फुफ्फुसीय, ये जो है ना उसकी बात करें, ये है फुफ्फुसीय धमनी है। अब धमनियों में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा होता है? अशुद्ध रक्त। तो अगेन फुफ्फुसीय क्यों बोला? आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो कहाँ पर जा रही है? फेफड़ों की तरफ जा रही है, तो ये होगी फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। तो धमनियों में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त। अपवाद है ये, CO2 वाला अशुद्ध रक्त। फुफ्फुसीय शिरा में कौन सा? शुद्ध रक्त, और शिराओं में अशुद्ध रक्त, लेकिन अपवाद है फुफ्फुसीय शिरा। क्लियर हो गया? अब ये CO2 कहाँ पर आ गई? यहाँ पर ये रक्तवाहिनी में आ गई, फिर यहाँ से फेफड़ों में चली जाएगी, फेफड़ों से फिर हम सांस बाहर निकालेंगे नाक के जरिए, बाहर वातावरण में आएंगे। ठीक है, ये वातावरण में CO2 भी है और वातावरण में O2 भी है। समझ रहे हो? तो श्वसन मतलब क्या होता है कि श्वसन की मूल परिभाषा क्या है? भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का उत्पादन करना, ये उसका मूल मोटो है। इसका जो मेन मोटिव है वही है कि ऊर्जा का उत्पादन करना, भोजन का ऑक्सीकरण करके। हमने भोजन खा लिया, श्वास नहीं लेंगे तो ऊर्जा बनेगी ही नहीं। समझ पा रहे हो? दोनों चीज़ें जरूरी है, श्वास लिया हमने, अंदर गई ऑक्सीजन, तो भोजन लिया, भोजन गया अंदर, भोजन का ऑक्सीकरण और ऊर्जा का उत्पादन हुआ। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर हो यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्वसन देखिए 3 प्रकार का है, एक तो बाह्य श्वसन, एक आंतरिक श्वसन, एक होता है कोशिकीय श्वसन। तो हम बात करते हैं बाह्य श्वसन की। बाह्य श्वसन में सिर्फ क्या होता है? गैसों का परिवहन, यानी कि गैस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा ही जा रही है, सिर्फ पहुंचा ही जा रही है। आंतरिक श्वसन में क्या हो रहा है? आदान प्रदान, एक्सचेंज किया जा रहा है। और कोशिकीय श्वसन में तो रासायनिक क्रिया हो रही है। समझ रहे हो तीनों में अंतर? यहाँ पर सिर्फ गैसों का परिवहन हुआ, यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान हुआ, और इसके अंदर क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसको हम बोलेंगे कोशिकीय श्वसन। तो श्वसन 3 प्रकार का, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगा। देखो इसको थोड़ा अलग
अब देखो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर मैं जो रक्त है उसको मैं कहता हूँ पैसेंजर बस कहता हूँ। सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत इजी आपको याद आ जाएगा। जो मेरा ब्लड है उसको मैं कहता हूँ पैसेंजर बस है, वो एक प्रकार की बस है। अब बस है तो बस के अंदर सीट भी तो चाहिए ना, तो मैं सीट कह देता हूँ हीमोग्लोबिन। समझना ये कैसे परिवहन होता है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं पैसेंजर बस किसको मान रहा हूँ, रक्त को। अब पैसेंजर बस में पैसेंजर सीट भी होनी चाहिए जिस पर पैसेंजर बैठ सके, तो सीट मैंने बना दी हीमोग्लोबिन को। इस रक्त में क्या है, हीमोग्लोबिन है। एक्चुअली में ये खाली नहीं है ना, इसके अंदर रक्त है ना, इसके अंदर रक्त है। मैं इसको एरो करके बता देता हूँ कहाँ से कौन सा ब्लड कैसे जा रहा है। यहाँ से ये ब्लड यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये ब्लड का पूरा परिवहन हो रहा है। ठीक हो गया। रक्त में, हृदय में रक्त कितनी बार गुजरा, 2 बार गुजरा। इसको हम दोहरा परितंत्र भी कहते हैं, इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम में भी कवर करेंगे। तो देखिए रक्त जो है उसको मैंने पैसेंजर बस बोल दिया। पैसेंजर बस में पैसेंजर की सीट भी होनी चाहिए, वो सीट है हीमोग्लोबिन। अब पैसेंजर भी चाहिए अपने को। पैसेंजर कौन है, O2 और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो पैसेंजर हमारे लिए। अब बस है तो ड्राइवर भी चाहिए। ड्राइवर कौन है, यहाँ पर हार्ट है, ड्राइवर है। अब कहानी तो क्लियर होगी, देखिए ध्यान से समझिए। अब जैसे यहाँ पर ड्राइवर ने पंप किया, जैसे ड्राइवर पंप यहाँ पर पंप हुआ, हार्ट पंप हुआ, यानी कि पूरा रक्त कहाँ पर आ गया, या पूरा जो यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो रक्त है, यहाँ पर ये जो रक्त है यानी कि बस है, उस बस में पैसेंजर सीट है, कौन है, हीमोग्लोबिन है। उस हीमोग्लोबिन से ये CO2 पैसेंजर है, वो CO2 पैसेंजर सीट पर बैठ गया। अब बस चलना शुरू हुई, बस चलकर चलकर कहाँ पे आई, ये आ गई हृदय में, फिर वहाँ से कहाँ गई, फेफड़ों में गई, यहाँ पर आकर बस रुक लिया। अब पैसेंजर कौन है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो पैसेंजर सीट है उस पर कौन बैठा हुआ था, CO2 बैठा हुआ था। अब CO2 उतर के कहाँ पे चला गया, फेफड़ों में चला गया, उसका स्टेशन आ गया। उसका स्टेशन आ गया तो वो पैसेंजर उतरकर फेफड़ों में चला गया, CO2 पैसेंजर अपना। तो अब यहाँ पर जो पैसेंजर सीट है हीमोग्लोबिन, पैसेंजर सीट कौन सी, हीमोग्लोबिन, वो खाली हो गई। तो उस पैसेंजर सीट पर कौन आकर बैठ गया, ऑक्सीजन आकर बैठ गया। अब कौन आकर बैठ गया, ऑक्सीजन आकर बैठ गया। अब वो अब बस चलना शुरू हुई, वापस आई बाएं आने में, वापस आई बाएं आने में, फिर गया कोशिकाओं में, कोशिकाओं में अगेन स्टेशन आ गया। अब इस स्टेशन पर जो पैसेंजर बस रक्त है उसकी पैसेंजर सीट हीमोग्लोबिन पर कौन बैठा हुआ था, पैसेंजर O2 बैठा हुआ था। पैसेंजर कौन था, O2। अब O2 उतर गया, उसका स्टेशन आ गया, O2 उतर गया। O2 उतरने के बाद कौन सा चढ़ गया, वापस CO2 पैसेंजर चढ़ गया। अब ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। समझ पा रहे हो, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो O2 है और CO2 पैसेंजर कहाँ से आ रहे हैं, O2 एटमॉस्फेयर से, CO2 बॉडी के अंदर बन रही है। O2 और CO2 पैसेंजर है। तो इनका परिवहन किसके द्वारा हो रहा है, इनका परिवहन किसके द्वारा हो रहा है, ब्लड में हीमोग्लोबिन के द्वारा। समझ रहे हो, हीमोग्लोबिन जो है उससे जुड़कर इनका क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है। तो पैसेंजर बस रक्त हो गया, पैसेंजर सीट हो गई हीमोग्लोबिन, और 2 पैसेंजर है हमारे पास O2 और CO2। समझ रहे हो। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का, परिसंचरण तंत्र का काम क्या है, उस O2 और CO2 को परिवहित करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पैसेंजर को। क्लियर। तो श्वसन में तो क्या होता है, एक्चुअली में O2 को फेफड़ों तक पहुंचाना वो श्वसन नहीं है। रियल में श्वसन का काम कौन सा है, ये बात। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे शुरू करते हैं अपन। अब हम बात करते हैं अगर श्वसन की, तो श्वसन में 2 चीजें पढ़नी है मुख्य रूप से। एक तो पढ़ना है कि श्वसन की क्रियाविधि, और दूसरा श्वसन पाथ। अगर हम श्वसन पाथ की बात करें, श्वसन पाथ की बात करें, तो यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं श्वसन पाथ का। तो 2 चीजें पढ़नी होती है, तो श्वसन पाथ, कि श्वसन पाथ कौन सा है, श्वसन का रास्ता कौन सा है, कैसे गैस बाहर वातावरण से फेफड़ों तक पहुँचती है, वो चीज़ पढ़नी है। और दूसरा कि श्वसन होता कैसे, किसके द्वारा होता है। मैं श्वसन पाथ बना देता हूँ सबसे पहले। तो श्वसन पाथ बना रहा हूँ मैं। तो ये तो बाहर आना के हो गए, ठीक है, वो यहाँ पर खुल रहे हैं, ये एक जोड़ी होते हैं। ये हमने डाइजेशन पढ़ा था, ये यूबिला था, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो ये स्टिकिंग पोर्ट था, ये ईयर हो गया अपना, ईयर से स्टिकिंग पोर्ट खुलता है, ठीक है। ये अपना गर्दन वाला हिस्सा हो गया, ये ग्रसनी वाला हिस्सा हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, ये अपना विंड पाइप है,
इसके ऊपर ये एपिग्लोटिस लगा होता है, ठीक है। इसी के नीचे यहाँ पर ये विंड पाइप हो गया, इसी के नीचे यहाँ पर ट्रेकिया होती है, ये विंड पाइप है, इसके नीचे यहाँ पर ट्रेकिया होती है, श्वास नली जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। श्वास में छोटा सा डायग्राम होता है ना, श्वास नली के नीचे यहाँ पर क्या होगी, ब्रोंकियल्स होगी, श्वसनिकाएं होगी। फिर यहाँ पर हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं अपन, एक स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, ये पहला फेफड़ा बना दिया, ये दूसरा फेफड़ा बना दिया मैंने, ठीक है। ये दो फेफड़े बना दिए मैंने, ठीक है। चलिए ये दो फेफड़े बना दिए। अब इसके अंदर ये तो फेफड़ों का क्या है, बाहर आवरण है जो उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। दो आवरण होते हैं एक्चुअली में देखा जाए तो, ये दो आवरण होते हैं। अभी हम सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, श्वसन होता है कैसे हैं और किस प्रकार से होता है, कौन कौन से फैक्टर इनको प्रोवाइड करते हैं वो भी पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पर ये लंबी सारी ब्रांचेस होती है और इसके अंदर लास्ट में ये ब्रांच में अंदर बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाता है, अंदर जाकर ऐसे ऐसे बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाता है। ये जो श्वसनिकाएं होती है ना ब्रोंकियल, वो बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाती है और फाइनली यहाँ पर क्या होती है, सबसे लास्ट में कुपिकाएं होती है। इस प्रकार से यहाँ पर बना देता हूँ, इन कुपिकाओं को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्वेलाई, क्योंकि फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक क्लियर हो, यहाँ पर बनाया था ये कुपिका बना दी मैंने, ये कुपिका बना दी। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है गोल गोल, ये स्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअली देखा जाए ये स्ट्रक्चर क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है वो है कुपिका, कुपिका जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कुपिका की हम बात करें तो कुपिका क्या है, फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फेफड़ों की क्रियात्मक, फेफड़ों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। वो कौन सी यहाँ पर एल्वियोलाई, कुपिका हो गए। एक्चुअली ये जो ऑक्सीजन हम बाहर से ले रहे हैं वो फाइनली कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, फिर यहाँ से वो रक्तवाहिनी गुजरती है और इसका आदान प्रदान होता है, ठीक है। ये दोनों मैंने फेफड़े बना दिए। अब फेफड़े बाहर से किसके द्वारा, ये जो हमारी पसलियाँ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो सब उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर रीढ़ से, और नीचे यहाँ पर एक संरचना होती है ऐसी, ठीक है। नीचे यहाँ पर एक ऐसी संरचना होती है, चपटी संरचना होती है ऐसी, गुंबद आकार की नीचे संरचना बता रहा हूँ मैं, ऐसी फेफड़ों के नीचे होती है ये वाली संरचना, इसको हम कहते हैं डायफ्राम। ये जो वाली स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, तलुपट्ट हिंदी में। इस डायफ्राम की वजह से श्वसन होता है। कैसे वो पढ़ेंगे, तो जहाँ पर फेफड़े खत्म होते हैं नीचे वाला भाग है, समझ लो, जहाँ पर छाती खत्म होती है और नीचे क्या होता है, उदर गुहा शुरू होती है, उसके बीच में होता है डायफ्राम, जिसको हम कहते हैं तलुपट्ट। तो ये एक्चुअली में श्वसन का एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाया मैंने। अब देखिए श्वसन का पाथ कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले एयर कहाँ पर प्रवेश करती है, नाक में प्रवेश करती है, नाक से फिर होते हुए कहाँ पे जाएगी, देखिए ध्यान दो, ये आंतरिक नसा छिद्र में गई। पहले तो कहाँ जाती है, बाह्य नसा छिद्र में, ये बाह्य नसा छिद्र है। तो संख्या में कितने हैं अपने पास, दो है, बाह्य नासा छिद्र, ठीक है। संख्या में कितने होते हैं, दो होते हैं हमारे पास। हम अगर मछली की बात करें उसमें एक ही होता है, हमारे पास दो होते हैं। फिर ये आंतरिक नसा छिद्र है, आंतरिक नसा छिद्र के बाद ये जो भाग है, ये पूरा भाग अगर मैं इसको डैश करके बताऊं तो ये पूरा भाग क्या हो गया, ये पूरा भाग दसवीं है। यहाँ पर कौन सा है, फूल का पाइप है, ये भोजन का पाइप है, ये भोजन का पाइप है जो आमाशय में खुलता है। तो ये वाला जो पूरा भाग है डैश किया हुआ है, वो भाग कौन सा है, ये पूरे डैश वाला भाग की बात करें तो वो हो गया अपना ग्रसनी, ये ग्रसनी है। फेरिंक्स है जिसका जिक्र हमने डाइजेशन में भी किया था। इसके बाद ये जो है वो एपिग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस है, ये कौन सा है, लैरिंक्स है। इसके बाद ये जो रिंग बनाई है मैंने, तो ये वाला भाग ट्रेकिया है, श्वास नली है, और फिर ये श्वसनिकाएं हैं, और फिर आगे जाकर उसकी शाखा है, और लास्ट में कुपिका है। तो सबसे पहले गैस कहाँ पर आई, वायु बाह्य नसा छिद्र में, और अंत में कहाँ पर जाएगी, वो कुपिकाओं में, वहाँ पर कलेक्ट होगा उनका, फिर वहाँ से रक्तवाहिनी गुजरेगी और फिर आदान प्रदान होगा। फिर ये रहा प्रोसेस, यहाँ पर फेफड़ों में ऑक्सीजन है, कुपिकाओं में, फिर वहाँ से वाहिनी गुजरेगी जहाँ पर आदान प्रदान हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो।
अब चलिए अपन शुरू करते हैं श्वसन पथ के एक एक करके सारे अपन जितने भी यहाँ पर पार्ट हैं सबको डिटेल से फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं बाह्य नासा छिद्र की। तो संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं, आपको दिख रहा है। टिश्यू में मछलियों में कितने होता है? 1 ही होता है, ये हो गया बाह्य नासा छिद्र। फिर आता है बाह्य नासा छिद्र नाक जो होते हैं, नाक जो होता है उसकी हम बात करें तो थोड़ा वो देख लेते हैं। नाक के स्ट्रक्चर की बात करें, नाक को फटाफट देख लेते हैं अपन। नाक की बात करें, संख्या में कितनी होती है? नासा छिद्र कितने होते हैं? संख्या में 1 होती है। नासा छिद्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। और उस नासा छिद्र में क्या होते हैं? बाल होते हैं सूक्ष्म। ये बाल क्या करते हैं? जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको अंदर जाने से रोकते हैं। अब जो नाक होता है वो अंदर जाकर कहाँ खुलता है? नासा कक्ष में खुलता है। अंदर कक्ष भी होते हैं, नासा कक्ष। अब नासा कक्ष में 3 हड्डियां होती है, नेजल, एथमोल और मैक्सिलर। नाम में क्या रखना, लेकिन उन हड्डियों पर ऐसे ऐसे उभार होती है, इस चीज को समझ लो। ऐसे ऐसे उभार होते हैं उन हड्डियों पर, इस प्रकार से ये एक दूसरे में धंसे हुए उभार होते हैं। तो क्या होती है, जो अंदर एयर प्रवेश करती है वो गर्म होती है, तो एक उभार से होते हुए एयर को ऐसे घुमावदार रास्ते से जाना पड़ता है। जो वायु होती है उसको ऐसे घुमावदार रास्ते से जाना पड़ता है, इसीलिए वायु अंदर जाते जाते क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। समझ पा रहे हो? वायु अंदर जाते जाते ठंडी हो जाएगी। इन उभारों को बोलते हैं कॉन्क्रीज। तो ये तो हो गया नाक। इस बार हम बात करते हैं नेक्स्ट। नाक जो होता है वो कहाँ पर खुलता है? नासा कक्ष में। बाह्य नासा छिद्र कहाँ खुलते हैं? नासा कक्ष में। नासा कक्ष कहाँ खुलते हैं? आंतरिक नासा छिद्र में। अब ग्रसनी के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, ठीक है? ये ग्रसनी वाला पार्ट है, ग्रसनी। तो ग्रसनी का जिक्र कर लेते हैं। ग्रसनी जिसको हम कहते हैं फेरिंक्स। ग्रसनी फेरिंक्स की बात करें तो फेरिंक्स के 2 भाग हैं, एक तो ऊपरी भाग, फेरिंक्स में ऊपरी भाग है, और दूसरा निचला भाग। ऊपरी भाग और निचला भाग। देखिए अब ऊपरी भाग फेरिंक्स के 2 भाग कर दो। चलो फेरिंक्स के 2 भाग करते हैं। ये ऊपरी भाग, ये निचला भाग। ऊपरी भाग में कितने छिद्र जरा बताओ मुझे? 2 तो ये छेद हो गए आंतरिक नासा छिद्र, ये दोनों बाहर वाले वो अंदर भी खुल रहे हैं। 2 तो आंतरिक नासा छिद्र और 2 ये जुष्टिकीय छिद्र है। जो हमारे कान के छिद्र होते हैं वो भी ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी कौन सा भाग है, समझ पा रहे हो? मुख गुहा और गले के बीच वाला भाग, वो है ग्रसनी, है फेरिंक्स। क्लियर? तो वहां पर फेरिंक्स में 1 जोड़ी तो ये छिद्र है, 1 जोड़ी ये छिद्र है, तो 4 छिद्रों में 2 जोड़ी। ये क्या करते हैं? तो हम बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है कानों में तो हम चिल्लाते हैं, ताकि वो ज़्यादा आवाज़ मुंह के जरिए बाहर आ जाए और हमारे कान की पर्दों को नुकसान नहीं पहुंचे, वो सुरक्षित रहे। ठीक है? तो ऊपरी भाग में कितने छिद्र हैं? 4 छिद्र हैं। 4 छिद्र यानी कि 2 जोड़ी। निचले भाग में, निचले भाग में 2 छिद्र आपको साफ साफ दिख रहे हैं। एक तो पृष्ठ भाग पर है, ये पृष्ठ भाग पर, एक यहाँ पर पीछे की तरफ है और एक आगे की तरफ है। आगे की तरफ है वो कौन सा है? वायु वाला है, और पीछे की तरफ है वो भोजन वाला है। समझ लो? तो भोजन तो यहाँ से तो इसके अंदर जाएगा, इसोफेगस में, ये ग्रसिका है, ग्रसिका से फिर आमाशय में भोजन जाएगा। लेकिन वायु यहाँ प्रवेश करेगी इसके अंदर, वायु से प्रवेश जाएगी। दोनों के रास्ते अलग अलग है, भोजन और वायु के लिए। ठीक है? अगर हम बात करें निचले भाग में, इसमें कितने छिद्र? 2 छिद्र, यानी कि 1 जोड़ी, 2 छिद्र और 1 जोड़ी। और ग्रसनी की खास बात, ये वायु और भोजन की खास बात है, वायु और भोजन के लिए संयुक्त मार्ग है। इसके अलावा कहीं पर भी संयुक्त मार्ग नहीं है। भोजन और वायु के लिए संयुक्त मार्ग है, यानी कि ग्रसनी वो भाग है जहां पर हवा और भोजन दोनों का मिश्रण होता है। वो दोनों वहां पर क्या होती है? मिश्रित होती है। इसके आगे तो देखो, फिर भोजन तो ग्रसिका में चला गया, ग्रसिका से आमाशय में, और आमाशय से छोटी या बड़ी या तो शरीर से बाहर अपचित भोजन है ना। और वायु का मार्ग देखो, वायु का मार्ग भी अलग हो गया। तो भोजन और वायु दोनों कहाँ पर मिश्रित हो रही है? इस ग्रसनी वाले भाग में मिश्रित हो रही है। इसीलिए ग्रसनी, फेरिंक्स, भोजन और वायु के लिए एक संयुक्त मार्ग है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कहेंगे मुख गुहा में भी तो मिक्स हो रहा है, पर एक्चुअली जो हमारा मुख्य श्वसन पाथ है वो नाक वाला रास्ता है। मुख के जरिए उतनी ऑक्सीजन नहीं जाती है। समझ लो? मुख में भी भोजन और ऑक्सीजन यानी कि वायु दोनों मिक्स होते हैं, लेकिन हमारा मुख्य श्वसन पाथ जो है वो मुख नहीं है। मुख्य श्वसन पाथ कौन सा है? बाह्य नासा छिद्र, फिर आंतरिक नासा छिद्र, फिर ग्रसनी। समझ लो? मुख्य रूप से वायु कहाँ से? नाक से लेते हैं अपन। मुख से श्वसन, हमारा मुख श्वसन अंग नहीं है हमारा, मतलब वो सॉरी श्वसन पाथ नहीं है, यानी कि श्वसन पथ नहीं है। समझ लो? श्वसन पथ कौन सा? नाक वाला रास्ता, वो श्वसन पथ है। मुख्य श्वसन पथ में नहीं आता है, उसको हम पढ़ते हैं किसमें? डाइजेशन में पढ़ते हैं उसको हम। समझ लो? तो यहाँ पर ग्रसनी कौन सा भाग है? वह भाग है जहाँ पर वायु और भोजन दोनों मिक्स होते हैं।
दोनों के लिए कॉमन रास्ता है। फिर आगे जाकर तो दोनों अलग अलग हो रहे हैं। इसके अंदर वायु, इसके अंदर पानी और भोजन नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम पानी पिएंगे, जब हम भोजन करेंगे, तब एपिग्लोटिस तो बंद हो जाएगा। ये जो संरचना है इसके ऊपर ढक्कन जैसी, उसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, और हिंदी में बोलते हैं घाटी ढक्कन। ये जो है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्लॉटिस के ऊपर है, तो ये छिद्र है, छिद्र को अपन क्या बोलेंगे? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर इसलिए एपिग्लोटिस। तो हम पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, तब ये बंद हो जाएगा, ताकि भोजन और पानी फेफड़ों में नहीं जाएगा। समझ लो बात में? क्लियर हुआ? तो ग्रसनी वहां भाग गया जहां पर भोजन और पानी दोनों क्या होते हैं? आकर मिश्रित होते हैं, उन दोनों के लिए संयुक्त भाग है। तो ग्रसनी के बारे में क्या याद रखना है? ग्रसनी की हम बात करें तो कुल कितने छिद्र होते हैं? उसमें कुल 4 + 2 यानी कुल 6 छिद्र होते हैं। तो 2 जोड़ी तो ऊपरी भाग में होते हैं, 1 जोड़ी निचले भाग में होते हैं। एक जोड़ी निचले भाग में, उसमें एक तो कहाँ पर खुल रहा है? ये जो स्वर यंत्र बोलते हैं, इसको श्वास नली बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं श्वसनिका, और लास्ट में ये होती है उनकी शाखाएं होती है, और ये जो होता है वो कुपिका है। तो ये जो इसका ओपनिंग है वो ग्लॉटिस है, और इसका ओपनिंग गलेट बोलते हैं। इसको अपन इसोफेगस की ओपनिंग को अपन गलेट बोलते हैं। ग्रसनी का जब पे खुलता है ये जो छिद्र, उसको गलेट बोलते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया अपना ग्रसनी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ग्रसनी के बाद हम बात करें तो आप देखो, ग्रसनी के बाद देखिए, ग्रसनी के बाद कौन सा भाग आता है? देखो हमने क्या क्या पढ़ा? बाह्य नसा छिद्र पढ़ लिया, बाह्य नसा छिद्र, आंतरिक नसा छिद्र ग्रसनी में आ गया, एक जोड़ी होती है। अच्छा एक और चीज, आंतरिक नसा छिद्र के नीचे ये लटकी हुई संरचना दिख लो, यूबुला बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? यूबुला। इसका नाम लिख देता हूं, इसको बोलते हैं यूबुला। यूबुला ये क्या करता है? ये भी सिंपल काम है इसका। जब हम भोजन करते हैं और पानी पीते हैं, तो ये यूबुला ऊपर हो जाएगा, ताकि भोजन और पानी कहाँ नहीं आए? नाक से वापस बाहर नहीं आ जाए। कभी कभी होता है बाहर आ जाता है, उसका कारण क्या होता है? यूबुला बराबर गति नहीं कर पाता, इसीलिए होता है ये चीजें। क्लियर होगी? यह आंतरिक छिद्र पर यूबुला होता है। तो ग्रसनी के ऊपर वाले भाग में कितने छिद्र? 4 छिद्र। नीचे वाले भाग में 2 छिद्र। ग्रसनी फिनिश। ग्रसनी के बाद आता है स्वर यंत्र। ये जो मैंने रिंग बनाई है, ये रिंग, उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला, वो पोर्शन है स्वर यंत्र। चलिए बात करते हैं स्वर यंत्र का, थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। स्वर यंत्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपन लैरिंक्स। स्वर यंत्र, लैरिंक्स। स्वर यंत्र की बात करें तो मनुष्य में ये ध्वनि उत्पादन अंग है, जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, ध्वनि उत्पादन करता है। पक्षियों में ध्वनि उत्पादन अंग जो होता है वो इसके मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन इसके लिए सही, इसलिए बता रहा हूँ मैं, सिरिंग्स। कौन सा होगा? सिरिंग्स। मनुष्य में लैरिंक्स है, मनुष्य में ध्वनि उत्पादन अंग कौन सा है? लैरिंक्स, और पक्षियों में सिरिंग्स होता है, इसलिए बता रहा हूँ दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है इसीलिए। सॉरी। अब आगे देखिए, अगर हम बात करें स्वर यंत्र की, तो स्वर यंत्र जो होता है वो उपास्थि से मिलकर बना होता है। ये किससे मिलकर बना होता है? उपास्थि से मिलकर बना होता है। उपास्थि से मिलकर बना, उपास्थि से मिलकर बना होता है। दूसरी बात की बात करें तो स्वर यंत्र की, तो स्वर यंत्र जो होते हैं उसमें उपास्थि से मिलकर बना होता है, और क्या करता है? उसमें वोकल कॉर्ड होते हैं, स्वर रज्जु होते हैं, जो कि क्या करते हैं? साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। वो जैसे वाइब्रेशन होता है उनमें साउंड का प्रोडक्शन होता है, यानी कि ध्वनि का उत्पादन होता है। तो उपास्थि से मिलकर बना होता है। और ये वाली जो उपास्थि है इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, और इसका जो ओपनिंग उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। स्वर यंत्र जहाँ पर खुलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर क्या होगा? एपिग्लॉटिस। समझ लो। और इसकी उपास्थि के नाम भी मैं आपको जनरल में बता देता हूँ। उसकी अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाए, इसका अगर थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाए, तो सबसे नीचे ये होता है, इस प्रकार से होता है। बनाई देते हैं, जिक्र हो ही रहा है, थोड़ा नीचे से बनाते हैं। लैरिंक्स का 2 मिनट लगेंगे, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके सामने में। चलिए, तो ये सबसे नीचे ये पूरी रिंग शेप में होती है, उसको हम बोलते हैं, ये जो होती है थायराइड क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, इसके बाद नीचे आती है क्रिकोइड उपास्थि, फिर आती है सी शेप में होती है ऐसे, उसको बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज। फिर आती है पिरामिड शेप में एरिटिनोइड कार्टिलेज, ये पिरामिड शेप में होती है, उसको बोलते हैं एरिटिनोइड उपास्थि। और इसके बाद बॉल शेप में आती है, जिसको बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, सेंटोरिनी की उपास्थि। इसके बाद यहाँ पर ऊपर ये आ गया एपिग्लॉटिस, और ये ग्लॉटिस आ गया, छेद आ गया। समझ लो, एक छोटा सा स्ट्रक्चर, उसको जूम करके इस प्रकार से कुछ दिखता है। इसमें ये पहली उपास्थि होगी, ये दूसरी उपास्थि होगी, ये तीसरी उपास्थि होगी, ये चौथी उपास्थि होगी, और इसको भी गिने तो ये 5वीं उपास्थि होगी।
तो ये पूरा किससे मिलकर बना हुआ है? उपास्थियों से मिलकर बना होता है। इनकी संख्या 2 होती है, इनकी संख्या 2 होती है, बाकी सबकी एक एक होती है। इसको हम बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज, इसको हम बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज, इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। समझ लो, उपास्थि जो मैं बोल रहा हूँ कार्टिलेज बार बार, वो उपास्थि है। तो ये कौन सी है? क्रिकोइड उपास्थि, जो रिंग शेप में होती है, छल्ले जैसी होती है, ये सी के जैसी होती है, अंग्रेजी के सी के जैसी। इसको हम बोलते हैं थायराइड उपास्थि, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एरिटिनोइड उपास्थि, इसको हम बोलते हैं सेंटोरिनी की उपास्थि। और ये तो हो गया ग्लॉटिस, ये जो छिद्र है वो ये रहा, ये जो छिद्र है ना वो तो ग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस है। इन उपास्थियों के नाम से कोई मतलब नहीं, आपको याद मत करना। ये ग्लॉटिस हो गया, ग्लॉटिस के ऊपर ये क्या है? ये एपिग्लॉटिस है, इसको ढक देगा। समझ रहे हो? क्लियर हो यहाँ तक? तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? लैरिंक्स का है, स्वर यंत्र का है। और इसके नीचे भी शुरू हो जाता है, इसके नीचे ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, इसके अंदर रिंग बना दी है, ये रिंग बना दी मैंने, सॉरी ये मैंने रिंग बना दी। ये वाला भाग कौन सा है? वो श्वास नली हो गया, ये ट्रेकिया हो गया। ये वाला भाग कौन सा है? स्वर यंत्र, यानी ये वाला भाग है वो लैरिंक्स है, ठीक है। ये वाला भाग है वो श्वास नली है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया इंग्लिश में। ये श्वास नली हो गया ट्रेकिया, ये ट्रेकिया हो गया। इधर ट्रेकिया के नीचे क्या आ गया? ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंकस है, फिर ब्रोंक्यूल और लास्ट में एल्वेओलाई। तो बाकी बात तो श्वास नली। तो लैरिंक्स की बात करें, स्वर यंत्र की उपास्थि से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर बीच में ये वाक रज्जु होते हैं, एक वाक रज्जु होते हैं, इनमें वाइब्रेशन होता है, इनमें कंपन होता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, आवाज का उत्पादन होता है। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा? सबसे पहले सबसे बड़ा बाह्य आंतरिक छिद्र, फिर आंतरिक छिद्र यानी कि पूरा ग्रसनी पड़ा, फिर हमने पढ़ा स्वर यंत्र। ग्रसनी की बात क्या है? स्वर यंत्र। श्वसन पाद की बात करें तो बाह्य नासा छिद्र, फिर नासा कक्ष, फिर ग्रसनी और फिर स्वर यंत्र। ग्रसनी के बाद क्या आता है? स्वर यंत्र। स्वर यंत्र के नीचे क्या है? श्वास नली। स्वर यंत्र के नीचे क्या है? श्वास नली, ट्रेकिया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। ट्रेकिया, स्वर यंत्र जो होता है वो क्या करता है? ध्वनि उत्पादन अंग, पक्षियों में सेरिंग्स होता है ध्वनि उत्पादन अंग। और इसका जिक्र करें अपन तो उपास्थि से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? उपास्थि। अच्छा एक और चीज, वो जो थायराइड कार्टिलेज बनाया था हमने, वो पुरुषों में एडम बनाता है। एडम समझते पुरुषों में, ये वाला भाग जो बाहर निकला रहता है वो पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं होता है। ये बाहर निकला हुआ उसको एडम एपर बोलते हैं। तो एडम एपर सिर्फ किस में होता है? पुरुषों में होता है। वो एक्चुअली में किसका भाग है? स्वर यंत्र जो है उसकी एक उपास्थि बाहर निकल होती है, स्वर यंत्र की एक उपास्थि बाहर निकल जाती है, जिसको हम बोलते हैं थायराइड उपास्थि। वो थायराइड उपास्थि बाहर निकली होती है, थायराइड ग्लैंड की होती है, थायराइड उपास्थि बोलते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। इसलिए एडम एप्पल का निर्माण हो जाता है, सिर्फ पुरुषों में होता है। ये गले में जो एडम एप्पल होता है वो महिलाओं में नहीं होता है, उसको एडम एप्पल बोलते हैं। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं श्वास नली की। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्वास नली। श्वास नली, चलिए श्वास नली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन ट्रेकिया, श्वास नली। तो श्वास नली की हम बात करते हैं तो श्वास नली जो होता है उसकी लंबाई होती है 10 से 15 सेंटीमीटर, और उसमें 20 से 25 हाइलिन के छल्ले होते हैं। हाइलिन के छल्ले होते हैं, हाइलिन के छल्ले होते हैं। जरा इसको समझो ये चीज क्या है वो। तो देखो ये स्वर यंत्र हो गया। स्वर यंत्र पर हम बात कर रहे हैं श्वास नली की, ट्रेकिया। ट्रेकिया का स्ट्रक्चर बना देते हैं यहाँ पे। ये ट्रेकिया हो गया, कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर तो क्या होगा? लैरिंक्स होगा। ट्रेकिया के नीचे फिर यहाँ पर आगे में बना लो तो ये ब्रोंकस हो गया, दोनों श्वसन इकाई। ये श्वास नली, ये श्वसन इकाई होगी, ठीक है। ये श्वास नली ट्रेकिया, तो उसमें 15, इसकी लंबाई कितनी? 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। तो उसे 20 से 25, सॉरी कितने लिखे मैंने? 20 से 25, हाँ 20 से 25 हाइलिन के छल्ले होते हैं, यानी कि ऐसे छल्ले होते हैं, ये ऐसे छल्ले होते हैं। 15 से 20 होते हैं, सॉरी 20 से 25 ज़्यादा लिख दिए मैंने, 15 से 20 होते हैं, सॉरी 15 से 20 ऐसे हाइलिन के रिंग होते हैं। हाइलिन के रिंग होते हैं इस प्रकार से, 15 से 20 होते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। 15 से 20 तक की हाइलिन की 10 से 15 सेंटीमीटर लंबाई होती है, और 15 से 20 हाइलिन की रिंग होती है, हाइलिन के छल्ले होते हैं। अब इस हाइलिन के छल्ले जो होते हैं, ये हाइलिन के छल्ले हैं, हाइलिन के बने होते हैं। उपास्थीय हाइलिन एक प्रकार की हाइलिन की छल्ले,
रिंग को बोलते हैं अपन। लेकिन हाइड्रोजन के छल्ले की बात की खास बात है, देखो कि यहाँ से अपूर्ण है, ये अपूर्ण होते हैं। सबसे खास बात ये अपूर्ण होता है, ये कहाँ पर होते हैं पता है? ये बीच में होते हैं। जैसे कि हम बात करें ट्रेकिया की, हम बात कर ले, तो अगर ये ट्रेकिया है, तो जैसे कि ये ट्रेकिया है, तो वो ट्रेकिया के अंदर होते हैं, एक लंबा पाइप, उस पाइप के अंदर है ये। तो ये अंदर है इसलिए क्या करेंगे, पाइप को पिचकने से रोकेंगे, कि पाइप को पिचकने नहीं देंगे। मतलब जब अंदर वायु नहीं होगी, हम किसी पाइप में सारी एयर निकाल देगा तो वो पाइप क्या होता है, पिचक जाता है। तो इसी प्रकार जब इसमें अगर एयर निकल भी जाए तो ये पिचकता नहीं इस बात में, क्योंकि ये अंदर है, ये हाइलिन की रिंग अंदर है, हाइलिन के छल्ले अंदर है, तो श्वास नलियों को पिचकने से रोकता है, उसको पिचकने नहीं देता है। समझ पा रहे बात को मेरी? ये हाइलिन की रिंग काम क्या करते हैं, हाइलिन की रिंग की काम की बात करें, ये हाइलिन के छल्ले क्या करते हैं, श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। श्वास नली को पिचकने से रोकना, श्वास नली को पिचकने से रोकना, वो उनका काम होता है। श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। और ये अपूर्ण होते हैं। अपूर्ण कहाँ से होते हैं वो भी ध्यान देना, पृष्ठ सतह से। अब समझ में आया सब चीजें? यानी कि देखो, ये बॉडी की मेरी अधर सतह होती है और ये पीठ वाला भाग पृष्ठ, पीठ वाला भाग पृष्ठ होता है। यानी कि वो रिंग ऐसे है, समझ पा रहे हो? ऐसे है, आगे तो पूरे हैं लेकिन पृष्ठ सतह पर खुले हुए हैं। पृष्ठ अपूर्ण छल्ले हैं, लिखा है ना, अपूर्ण, अपूर्ण छल्ले हैं। आगे तो पूरे रिंग बन रही है लेकिन पीछे खुले हुए सॉरी। तो श्वास नली को क्या करते हैं, पिचकने से रोकते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। तो ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, और उसमें 15 से 20 हाइलिन के छल्ले होते हैं। 15 से 20 क्या होते हैं, हाइलिन के छल्ले होते हैं। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद से क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है कौन सी है, ब्रोंकियल श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं की शाखाओं में विभक्त हो जाती है, तो उसको अपने याद नहीं रखता। एक्चुअली ब्रोंकियल ट्री, रेस्पिरेटरी ट्री के अलग अलग नाम है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टोटल वगैरह, तो उनको याद नहीं रखना है। और फाइनली कहाँ पर आ गई, कोपिकाओं में। हवा फाइनली कहाँ पर आ जाएगी, कोपिकाओं में आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट हम इसकी बात करने वाले हैं वो है श्वसनिकाएं, जो संख्या में 2 है, उनको कुछ पढ़ने जैसा है नहीं ब्रोंकियल्स में। अब बात कर लेते हैं फेफड़ों की, लंग्स की, जो अपने को मूल पढ़ना है। वो जो हाइलिन के रिंग होते हैं पृष्ठ सतह पर नहीं होते, हाइलिन के रिंग पृष्ठ सतह पर नहीं होते, और हाइलिन के रिंग क्या करते हैं, श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। तो हमारे, अगर हम बात करें हमारे मानव शरीर की, तो उसमें मुख्य श्वसनीय अंग कौन सा होता है, मुख्य श्वसनीय अंग कौन सा होता है मानव शरीर में, फेफड़े होते हैं। क्लियर? फेफड़े। तो अब बात करते हैं, फेफड़े पढ़ लेते हैं। चलिए अब फेफड़ों को पढ़ लेते हैं। फेफड़े संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। हम दोनों की स्ट्रक्चर देखते हैं, संख्या में 2 होते हैं। चलिए यहाँ पर हम डायग्राम फिर से बना लेते हैं एक बार। ये श्वसनिकाएं हुई, विभाजित हुई, और मैंने यहाँ पर ये बना दिए फेफड़े। ये फेफड़े बन गए। तो ये तो हो गया लेफ्ट लंग, यानी कि लेफ्ट साइड है, ऐसे खड़ा हूँ मैं, तो ये मेरी लेफ्ट साइड है। तो ये हो गया अपना बायां फेफड़ा, ये हो गया बायां फेफड़ा, और ये हो गया अपना दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा। एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारी शाखाएं हैं, और शाखाएं जाकर फाइनल क्या बना रही है, कोपिकाएं बना रही है। इसके अंदर शाखाओं का पूरा जाल होता है, और ये फाइनली कोपिकाएं बनाती है। ये जो स्ट्रक्चर को हम क्या बोला, कोपिकाएं। अब कोपिकाओं की संख्या की बात कर लेते हैं, तो दोनों फेफड़ों में मिलाकर कितने, 300 मिलियन कोपिकाएं होती है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत ज़्यादा, 300 मिलियन कोपिका होती है। इतनी संख्या में ज़्यादा क्यों होती है, ताकि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को शरीर में जितनी डिमांड है उसकी पूरी की जा सके, ऑक्सीजन की जो मांग है उसकी पूर्ति की जा सके। तो 300 मिलियन कोपिका होती है। ये जो फेफड़े होते हैं उसकी चारों तरफ, फेफड़े किसको बोलते हैं एक्चुअली में, समझ पा रहे हो आप? तो फेफड़े कोपिकाओं के चारों तरफ जो आवरण है ना, वो आवरण भी आ गया उसमें, उस आवरण को भी, ये चारों तरफ 2 आवरण होते हैं। अब ये आवरण के अंदर क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। तो क्या होता है, जब फेफड़ों पर दबाव पड़ता है ना, तो कुशन की तरह, तक्के की तरह काम करता है, ताकि फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। फेफड़े इसके अंदर एक्चुअली में देखा जाए, इस पूरे को बायां फेफड़ा बोल देते हैं। इसके अंदर कोपिका है और कुछ नहीं है, कोपिका है 300 मिलियन दोनों मिलाकर। ये कोपिकाओं के चारों ओर आवरण बना के रखा है, ये कोपिकाओं का आवरण है, ताकि कोपिकाओं को सुरक्षा मिल सके, और कुछ नहीं। कोपिकाओं का आवरण हमको सुरक्षा मिल सके,
ताकि बाहर से कोई शॉक लगे, अटैक हो तो वो कुशन इफेक्ट अप्लाई कर सके, यानी कि तकिए के जैसा कि वो शॉक को ऑब्जर्व कर ले और फेफड़े सुरक्षित रहे अपने। तो अगर उनके वेट की बात कर लेते हैं चलिए, तो बायां फेफड़ा जो होता है उसका अप्रॉक्सीमेट वेट होता है 575 ग्राम होता है बाएं फेफड़े का वेट, और वही दाएं फेफड़े की, राइट फेफड़े की बात करें उसका 625 ग्राम होता है। ये दोनों का वेट हो गया। इसका वजन कम क्यों हो जाता है, उसका रीजन बता दो। इसकी वजह से ये खांच है, कार्डियक खांच इसको बोलते हैं। यहाँ पर हृदय है ना, तो हृदय थोड़ा त्रिकोणाकार होता है, तो निचला भाग जो होता है ना, दबाव डालता है, तो उसके दबाव डालने की वजह से ये भाग थोड़ा ऐसा टेढ़ा हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा फ्लैट है, ये थोड़ा त्रिकोणाकार हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर हार्ट है, उसका निचला सिरा है, इसलिए वो दबाव डाल रहा है, उसके ऊपर प्रेशर कर रहा है वो, इसीलिए वो सिरा थोड़ा अंदर दब गया। क्लियर हो गया ये फेफड़े के फेफड़ों की बात करिए तो बाएं फेफड़े का वजन 575 ग्राम है, दाएं फेफड़े का वजन 625 ग्राम है। उन फेफड़ों के जो आवरण होते हैं, दो आवरण होते हैं, उनके द्रव भरा होता है जो कि क्या करता है, बाहर से जो अटैक होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सोख लेता है ताकि फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाए। कुपिका जो होती है फेफड़ों की क्रियात्मक और सतत इकाई है। कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है, 300 मिलियन होती है दोनों फेफड़ों में मिला। क्लियर, तो ये तो हो गया अपना। यहाँ पर हम बात करें तो ये आपने फिनिश कर दिया फेफड़े, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम फेफड़ों पे आ गए। तो पूरे के श्वसन पाथ की हम जिक्र करें, श्वसन पाथ जो है उसका हम जिक्र करें तो सबसे पहले कौन सा होता है, बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र के बाद नासा कक्ष, जो नासा कक्ष है, नेजल चैम्बर जो बना हुआ है वो। नेजल चैम्बर की बात करें तो नेजल चैम्बर के बाद क्या आता है, ग्रसनी। ग्रसनी के बाद स्वरयंत्र, स्वरयंत्र के बाद श्वास नली, श्वास नली के बाद श्वसनिकाएं, और श्वसनिकाओं के बाद क्या आता है, कुपिकाएं, यानी कि फेफड़े। तो अगर हम पूरे पाथ की बात कर लेते हैं, श्वसन पथ की हम बात करें, श्वसन पथ यहाँ पर लिखा है, तो सबसे पहले कौन सा, बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र। अब बाह्य नासा छिद्र के बाद वो गैस कहाँ पर आ रही है, नासा कक्ष में। नासा कक्ष में, जो नासा कक्ष है वो, नासा कक्ष से वो कहाँ पर आ रही है, ग्रसनी में आ रही है। ग्रसनी के बाद कहाँ पर आ रही है वो, स्वर यंत्र में आ रही है हवा। स्वर यंत्र के बाद कहाँ पर जाएगी वो, स्वर यंत्र के बाद श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली ट्रेकिया, फिर वहां से श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं ब्रोंक्यूल्स, श्वसनिकाओं से कहाँ पर जाएगी, कुपिका में। और कुपिका एक्चुअली में देखा जाए तो कुपिका को हम ऐसा भी देख सकते हैं, फेफड़ा। तो ये श्वास देखो, अब श्वसन का एक पथ हो गया, ये पूरा श्वसन का पथ हो गया। बाह्य नासा छिद्र, फिर नासा कक्ष, फिर ग्रसनी, फिर स्वरयंत्र, फिर श्वास नली, फिर कुपिका और फिर फेफड़े। अगर यहाँ पर हम देखिए तो यहाँ पर देखिए बाह्य नासा छिद्र, ये पूरा ग्रसनी, फिर ये पूरा स्वरयंत्र, ये श्वास नली, ये श्वसनिकाएं और फाइनली कुपिका। ये पूरा अपना श्वसन पाथ हो गया। क्लियर यहाँ तक। तो चलिए अब देखते हैं श्वसन की क्रिया कैसे होती है। अब हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया कैसे होती है, तो बाह्य वातावरण यानी बाह्य नासा छिद्र से फेफड़ों तक, बाह्य नासा छिद्र से फेफड़ों तक जो ऑक्सीजन पहुंचती है उसको हमने क्या बोला था, बाह्य श्वसन। देखिए ऊपर लिखा हुआ बाह्य श्वसन, तो डायग्राम में रिलेट करिए। हमने डाइजेशन को और रेस्पिरेशन को दोनों को रिलेट करके देखा हमने। यहाँ पर देखिए बाह्य वातावरण की ऑक्सीजन कहाँ पर गई, फेफड़ों में गई, उसको हमने बाह्य श्वसन बोला था। बाह्य वातावरण की ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, फेफड़ों में, फिर यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, अब तेरे श्वसन की क्रिया होती कैसे, वो समझते कि क्रिया कैसे होती है आखिर। तो जो श्वसन की जो क्रिया होती है, एक तो क्रिया होती कैसे है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन कौन है, दोनों का जिक्र करेंगे अपन। तो क्रिया कैसे होती है, तो ये क्रिया जो होती है, अगर एक लाइन में कही तो क्रिया डायफ्राम से होती है। श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया होती किससे है, तो डायफ्राम से। श्वसन की क्रिया तो किससे होती है, तो सीधा इसका जवाब क्या होगा, डायफ्राम से। और डायफ्राम क्या होता है, मैंने आपको डायग्राम में दिखा है यहाँ पर, और आपको बताया भी डायफ्राम क्या होता है। छाती जहाँ पर खत्म होती है और उदर गुहा शुरू होती है, उसके बीच में एक स्ट्रक्चर होती है, एक संरचना होती है, उसको हम बोलते हैं डायफ्राम, तनुपट्ट। ठीक है, वो होता है डायफ्राम के नीचे लीवर होता है राइट साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड में डायफ्राम के नीचे क्या होता है, स्टमक, आमाशय होता है। राइट साइड में लीवर, यकृत होता है। तो श्वसन की क्रिया की बात करें तो श्वसन की क्रिया होती है डायफ्राम से होती है, इतना। लेकिन थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से विधि को समझ लेते हैं। उसके लिए आपको कुछ चीज़ याद रखनी होगी कि जो गैसेज होती है, जो गैस होती है, जो गैसें होती है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है।
तो अगर आपको पूछे श्वसन की क्रिया किससे होती है, तो डायफ्राम से होती है। लेकिन किस कारण से होती है, तो दाब में भिन्नता के कारण। एक्चुअली दाब जो है, प्रेशर जो है, उसकी भिन्नता के कारण होता है। तो गैसें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब पे आ जाती है। या फिर इसको और अच्छी तरह से लिखूं मैं, और एक और टर्म से लिखूं मैं, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, ये दोनों टर्म सही है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की गैसों का परिवहन होता है। इसका सिंपल एग्जांपल है, अगर हम कमरे में अगरबत्ती जला दें तो उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। जहाँ पर अगरबत्ती जलाई थी वहाँ पर सुगंध ज़्यादा थी, और जब उसके अणु कहाँ पर गए, कमरे के दूसरी तरफ जहाँ पर खुशबू कम थी, उसकी और उसके अणु गए, तो उसको अपन ने क्या बोला, उसको बोलते हैं विसरण बोलते हैं एक्चुअली में। तो ये जो परिवहन होता है ऑक्सीजन और CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो भी विसरण से ही होता है, उसको हम समझेंगे। तो एक्चुअली में वो जो गैस है O2 और CO2, उसका प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है, जहाँ पर सांद्रता अधिक है वहाँ से कम सांद्रता की ओर, समझ लो, या फिर जहाँ पर दाब अधिक है वहाँ से कम दाब की ओर। अब जहाँ पर सांद्रता अधिक है वहाँ पर दाब ज़्यादा होगा ना, तब उसको ये एक जगह है, यहाँ पर 50 लोग हैं, इसी जगह में यहाँ पर 10 लोग हैं, तो 50 लोग में वेट ज़्यादा होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दाब ज़्यादा होगा, दाब प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पर 50 लोग इसीलिए, यहाँ पर सिर्फ 10 लोग हैं, यहाँ पर दाब कम होगा। यहाँ पर सांद्रता ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप देखो दाब ज़्यादा है, यहाँ पर दाब कम होगा। तो गैसें कहाँ से कहाँ जाएगी, उच्च दाब से निम्न दाब पर गैसें जा सकते हैं, उच्च दाब से निम्न दाब पर गैसों का प्रभाव होता है। क्लियर? अब देखिए आगे समझिए इस चीज को। तो यहाँ पर डायफ्राम कैसे रोल प्ले करता है, डायफ्राम हम लिख देंगे, डायफ्राम श्वसन होता है, थोड़ा समझ लेते हैं वैज्ञानिक तरीके से कैसे होता है वो। तो ये डायफ्राम, जब हम श्वसन की क्रिया में 2 चरण शामिल है, श्वसन की क्रिया में कितने चरण शामिल है, 2 चरण शामिल है। एक तो हम पढ़ते हैं अंतःश्वसन, अंतःश्वसन जिसमें कितने श्वास अंदर लेते हैं, वो वायु अंदर भरते हैं। दूसरा होता है बहिःश्वसन, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। तो अंतःश्वसन में 2 सेकंड का समय लगता है, और बहिःश्वसन में 3 सेकंड अप्रोक्सीमेट। तो एक श्वास में कितना समय लगता है, निकालिए जरा, एक श्वास में समय, एक श्वास में कितना समय लग रहा है, 5 सेकंड का, 5 सेकंड का समय लग रहा है एक श्वास में, 5 सेकंड का समय एक श्वास में। जब हम वायु अंदर भरते हैं, हम श्वास लेते हैं, उसको 2 सेकंड का समय लगता है नॉर्मल ब्रीथिंग। अभी मैं फोर्सफुली की बात नहीं कर रहा, सामान्य श्वसन जो भी हम श्वास दे रहा हूँ, अभी मेरी श्वास अंदर जा रही है, उसको 2 सेकंड लग रहे हैं, बाहर आ रही है उसमें 3 सेकंड। एक्चुअली वेरिएबल होता है, जरूरी नहीं है, एक आइडियल पर्सन की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट के अनुसार ये चेंज हो सकती है। तो इंस्पिरेशन अंतःश्वसन में 2 सेकंड का समय लगता है, बहिःश्वसन में 3 सेकंड का। तो एक श्वास में कितना समय लगा, 5 सेकंड। तो 7 सेकंड में कितनी श्वास आएगी, 12 श्वास। तो श्वास दर यहाँ से निकाला जा सकती है। तो अगर हम श्वास दर की बात करें, तो श्वास दर कितनी होती है अपने मनुष्य में, 12 से 16 श्वास पर मिनट, ये हमारी श्वास दर होती है। हम 1 मिनट में 12 से 16 श्वास ले लेते हैं, ये अपनी श्वास दर होगी। 1 मिनट में कितनी, 12 से 16 श्वास अपन लेते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखिए, तो इसमें श्वसन की क्रिया में 2 चरण शामिल है, एक तो अंतःश्वसन, एक बहिःश्वसन। तो जब अंतःश्वसन कैसे होता है और निःश्वसन कैसे होता है, बहिःश्वसन। अंतःश्वसन कब होगा, जब डायफ्राम संकुचित होगा। ये चीज याद रखना, डायफ्राम संकुचित होगा। डायफ्राम संकुचित हुआ तो होगा अंतःश्वसन। और बहिःश्वसन की बात करें, श्वास बाहर कब निकलेगा, जब डायफ्राम शिथिल होगा, यानी कि वापस लूज रिलैक्स हो जाएगा, डायफ्राम शिथिल होगा। अगर डायफ्राम में संकुचन होगा तो हवा अंदर जाएगी, और डायफ्राम नॉर्मल हो रहा है तो हवा बाहर जाएगी। अब संकुचित होने से क्या मतलब है, डायफ्राम, एक और टर्म से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, डायफ्राम चपटा हो जाएगा। तो डायफ्राम चपटा हुआ, इसका मतलब कि वो क्या हो रहा है, अंतःश्वसन हो रहा है। और डायफ्राम गुंबदाकार हुआ, गुंबदाकार जैसा कि वो है, डायफ्राम गुंबदाकार होगा, इसका मतलब कि बहिःश्वसन हो रहा है। तो देखिए इसको समझिए थोड़ा और अच्छे से, अपन व्यवस्थित तरीके से। तो एक श्वास में कितना समय लगता है, 5 सेकंड का समय लगता है एक श्वास में, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी श्वास आती है, 12 से 16 श्वास आती है। जब डायफ्राम चपटा हो जाता है तो अंतःश्वसन होता है, यानी कि श्वास अंदर जाती है। जब डायफ्राम गुंबदाकार हो जाता है तो श्वास बाहर निकलती है, श्वास अपन छोड़ते हैं। तो देखिए दोनों प्रक्रिया में क्या होता है, समझिए यहाँ पर।
ये मैंने स्टर्नम बना दी, ये मेरी पसलियाँ होगी, ठीक है, ये पसलियाँ होगी, ठीक है, और नीचे ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। अब इसको थोड़ा अपन ऐसा लिख लेते थे नॉर्मल वे में, बाहर से आउट में तो ये मेरा डायफ्राम है, ये मैंने पसलियाँ बना दी, ठीक है, ये पसली बना दी और ये बीच में उपास की है और इसके फेफड़े हैं। अब यहाँ पर डायफ्राम कैसा आप देखो, कैसा डायफ्राम, गुंबद का, गुंबद आकार है डायफ्राम। अब डायफ्राम को मेरे को क्या करना है, चपटा करना है, तो मैं डायफ्राम को चपटा कर दिया, ध्यान से समझना है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया अपना पसलिया, ये हो गया अपनी क्या बोलते हैं स्टर्नम हो गया, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है, स्टर्नम से जुड़ा हुआ नहीं है, ये उपास्थि है, ये जो चेस्ट में होती है ना ये उपास्थि, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब डायफ्राम जो था वो कैसा हो गया, चपटा हो गया, ये देखिए। तो जब डायफ्राम चपटा हो गया, नीचे की ओर आ गया डायफ्राम, तो चपटा हो गया डायफ्राम। अभी डायफ्राम ऐसा था, जो डायफ्राम ऐसा था तो यहाँ पर देखिए आयतन कम हो गया ना, आयतन कम हो गया, समझ रहा, यहाँ पर क्या होगा, आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ गया। कैसे आयतन बढ़ा समझिए, कैसे आयतन बढ़ा, देखिए ये डायफ्राम ऊपर की तरफ था, डायफ्राम ऊपर था कि जगह कम थी तो आयतन कम हुआ, आयतन कम है जगह कम है तो दाब ज्यादा होगा, तो आयतन ज्यादा है तो दाब ज्यादा था यहाँ पे, समझो। अब आयतन बढ़ गया, डायफ्राम नीचे चला गया, चपटा हो गया, तो आयतन कम हो गया तो दाब बढ़ जाएगा ना, दाब बढ़ गया, फेफड़ों में अंदर दाब बढ़ गया और बाहर वातावरण में दाब कम है। गैसें कहाँ से कहाँ जाती है, यहाँ पर क्या होता है कि जान आयतन थोड़ा दाब कम हो जाएगा, सॉरी सॉरी, क्योंकि आयतन बढ़ गया ना, दाब कम, तो फेफड़ों में से दाब कम है और बाहर वातावरण में दाब ज़्यादा है, तो गैसें कहाँ से कहाँ जाती है, उच्च दाब से निम्न दाब की, तो बाहर वातावरण की ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। समझ पा रहे हो इस क्रिया में। देखिए डायफ्राम चपटा हो गया, डायफ्राम चपटा हो गया, पहले डायफ्राम ऊपर था, अब डायफ्राम क्या हो गया, चपटा हो गया, समझिए इस चीज को, डायफ्राम चपटा हो, अब डायफ्राम ऐसे था, अब डायफ्राम ऐसे हो गया, तो जगह बढ़ेगी ना, जगह बढ़ गई तो भीड़ कम होगी, भीड़ कम होगी तो दाब कम होगा, समझ लो, भीड़ कम होगी। जैसे कि यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बना रहे, एक डिब्बा ये बनाया और एक डिब्बा ये बनाया, इसमें भी 50 मिनट हुए, इसमें भी 50 मिनट हुए, ज़्यादा भीड़ कम होगी जहाँ पर जगह कम है, जहाँ पर जगह ज़्यादा होगी वहाँ भीड़ कम होगी ना, तो जहाँ पर भीड़ कम होगी वहाँ पर दाब कम होगा। तो यहाँ पर डायफ्राम चपटा हो गया, डायफ्राम कितना हो गया, चपटा हो गया, डायफ्राम इस तरह से था पहले, तो अब डायफ्राम ऐसा हो गया तो जगह बढ़ गई, तो आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ गया, दाब कम हो गया और बाहर वातावरण का दाब ज़्यादा है तो गैसें पूरे अंदर आ जाएगी, तो अंतर शोषण में डायफ्राम कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। अब ये डायफ्राम संकुचित का मतलब क्या हुआ कि डायफ्राम का अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाइए, डायफ्राम ऐसा होता है, उसके अंदर ऐसी अरीय पेशियां होती है, अरीय पेशियां इसके अंदर ऐसी, उस अरीय पेशियों में संकुचन होता है। तो जब डायफ्राम इस प्रकार से है, डायफ्राम जो है वो कैसा होता है, गुंबद के शेप का होता है, डायफ्राम ऐसा है और उसके अंदर अरीय पेशियां है, डायफ्राम इस प्रकार से, उसके अंदर अरीय पेशियां, उसमें संकुचन हुआ तो डायफ्राम में जैसे संकुचन हुआ वो तो फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा ना। डायफ्राम में जैसे उसके अंदर पेशियां, उसके अंदर पेशियां है, उसमें संकुचन होगा, डायफ्राम क्या हो गया, चपटा हो गया, उसके अंदर जो पेशियां है उसमें संकुचन तो डायफ्राम चपटा हो गया। अब डायफ्राम चपटा हुआ, आयतन बढ़ गया तो दाब कम हो जाएगा और बाहर वातावरण में दाब ज़्यादा है तो गैस अंदर आ जाएगी। अब गैस बाहर निकालनी है तब क्या करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस तब भी। अब तब डायफ्राम वापस कैसा हो जाएगा, पहले ऐसा हुआ था अभी तो ऐसा हो गया था, अब वापिस ऐसा हो जाएगा, ऐसा होते क्या हुआ, आयतन कम हो गया, वापिस जगह कम होगी ना, दाब बढ़ जाएगा, बाहर दाब कम है अंदर दाब ज़्यादा है, अब कैसे बाहर आ जाएगी, समझ लो। तो यहाँ पर श्वसन की क्रिया डायफ्राम से होती है, डायफ्राम अगर संकुचित हुआ तो अंत श्वसन होगा, यानी कि गैसें अंदर जाएगी, यानी डायफ्राम चपटा होगा तब, और डायफ्राम गुंबद के आकार का हुआ यानी डायफ्राम शिथिल हुआ, वहाँ पे लूज हुआ तो क्या होगा, बहिर्श्वसन की क्रिया होगी, यानी गैस को अपन छोड़ेंगे, ये श्वसन की क्रिया है। अंतर श्वसन में 2 सेकंड लगते हैं सॉरी, और बहिर्श्वसन में कितने 3 सेकंड का समय लगता है, कुल मिलाकर 5 सेकंड का समय लगता है यहाँ पर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्वसन की क्रिया होगी, श्वसन की क्रिया कैसे होती है समझ में आ गया आपको। श्वसन की क्रिया में 2 चरण शामिल है, एक तो अंतःश्वसन और दूसरा बहिर्श्वसन। अंतःश्वसन में क्या होता है, डायफ्राम जो होता है वो कैसा होता है, चपटा हो जाता है, और बहिर्श्वसन में डायफ्राम जो होता है वो गुंबद के आकार का ही रहता है। 2 चरण शामिल है,
ये जो विसरण, जो गैसों का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। यानी कि गैसें कहाँ से कहाँ जाती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उसी को हम कहते हैं विसरण। गैसों का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाह होना, उसको हम कहते हैं विसरण। अब हम थोड़ा देख लेते हैं इनका परिवहन कैसे होता है। वो गैसों का परिवहन, कि उनका परिवहन एक्चुअली में हो कैसे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। वो जब गैसों के परिवहन की बात करते हैं तो ये जो परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण। और विसरण का मतलब क्या होता है? उच्च दाब से उच्च सांद्रता से, या उच्च दाब से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की जो प्रवाह होता है उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं विसरण। तो एटमॉस्फेयर में जो वायु जो है वातावरण में, उसमें ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा होता है। कितना होता है? 159 पारे के दाब के बराबर होता है। और 0.04 पारे के दाब के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो बाह्य वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कम है, 0.04 है, और बाह्य वातावरण में ऑक्सीजन का दाब कितना है? 159 है। तो बाह्य वातावरण में ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा है, तो बाह्य वातावरण की ऑक्सीजन अंदर आएगी, और बाह्य वातावरण में CO2 का दाब कम है, तो अंदर जो CO2 बन रही है उसका दाब ज़्यादा होगा, तो बाहर जाएगी। उच्च सांद्रता से कम सांद्रता है। समझ पा रहे हो? क्लियर हो रहा है? बाह्य वातावरण में O2 कितनी है? उसका दाब 159 है, और CO2 का दाब 0.04 है। शरीर के अंदर CO2 का दाब ज़्यादा है, बन रही है इसीलिए, और O2 का दाब कम है, तो O2 एटमॉस्फेयर की शरीर के अंदर जाएगी, और शरीर के अंदर का CO2 बाहर जाएगा। क्लियर? तो आपको इतना याद रखना है कि ये क्रिया किसके द्वारा होती है? गैसों का परिवहन विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। विसरण का मतलब होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैसों का प्रवाह होना, उसको हम कहते हैं विसरण। यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर भी अपन लिख सकते हैं। तो गैसों के परिवहन में अगर 2 स्टेप शामिल कर सकते हैं, अलग अलग पढ़े तो। एक तो O2 का परिवहन भी पढ़ सकते हैं, O2 का परिवहन। दूसरा हम देख सकते हैं CO2 का परिवहन, O2 का परिवहन, CO2 का परिवहन। अगर O2 के परिवहन की बात करें, O2 का जो परिवहन होता है वो 2 अवस्था होता है। एक तो हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में, मैंने बोला था ना पैसेंजर सीट कौन है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में, के साथ बंधित। और दूसरा प्लाज्मा के साथ। अब प्लाज्मा क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। प्लाज्मा के साथ अगर रक्त के संगठन की बात करें, थोड़ा देख लेते हैं रक्त का संगठन। अगर रक्त का संगठन देखिए, रक्त जो होता है उसमें, रक्त की बात करें तो उसमें 55% तो होता है प्लाज्मा। 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और 45% उसमें क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। 55% प्लाज्मा यानी कि पानी है, प्लाज्मा एक प्रकार का लिक्विड है और कुछ नहीं है, तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा। तो 55% तो क्या है उसमें? प्लाज्मा है। और बचा कितना? 45% पे क्या होती है? कोशिका होती है। उसे 45% में RBC है, WBC है और बिंबाणु है, प्लेटलेट है। उसमें भी अकेला 99% तो क्या है? RBC है। समझ लो? यानी कि आप एक बाल्टी पानी लो, उसमें रेत कंकड़ वगैरह डाल दो। रेत व कंकड़ कितने हैं उसमें? 45% है, और जो पानी है वो 55% है। ठीक है। अब उसमें से RBC, अकेला RBC कितना है? 99%। यानी कि आपने रेत डाले, कंकड़ डाले और एक और चीज डाल दी आपने, तो उसमें अकेले कंकड़ ही कितने हैं? 99%, जो कि RBC है। उस RBC के अंदर है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को बोलते हैं श्वसन वर्णक बोलते हैं, क्योंकि वो श्वसन में मदद कर रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। समझ पा रहे हो? इसीलिए हम इसको बोलते हैं श्वसन वर्णक बोलते हैं। मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन सा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पर है? RBC के अंदर। RBC कहाँ पर है? रक्त में। रक्त के कौन से? कोशिका वाले भाग में, प्लाज्मा में वो बह रही है प्लाज्मा के साथ। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर हुआ? चलिए, तो प्लाज्मा के साथ और हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन समझ में आ गई बात? हीमोग्लोबिन कहाँ पर है? RBC में। RBC का तो लाल रक्त कणिका है, लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका है, बिंबाणु। क्लियर हो गया? चलिए आगे। तो अब हम बात करते हैं कि कितने साथ किसके साथ जाती है ना, मतलब कितने प्रतिशत O2 किसके साथ जाती है, उनका परिवहन किसके साथ किस प्रकार से होता है, उसका जिक्र करते हैं अपन। चलिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन जो है बंधित अवस्था में, उसमें 97%, 97% O2
यानी कि 97% O2 तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर चली जाएगी। किस प्रकार से जुड़ेगी, ध्यान देना किस प्रकार से जुड़ेगी। ये जो जुड़ेगी वो हीमोग्लोबिन प्लस 4O2 और ये मिलकर बनाएगा HbO2 और रिएक्शन को याद रखना, ये नंबर याद रखना। यानी कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु को ले जा रहा है, 4 अणु को ले जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बना है उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि 97% ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हो रहा है। समझ पा रहे हो, 97% O2 का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हो रहा है। यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है, एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 अणु ऑक्सीजन के जुड़ रहे हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एक अणु बन रहा है, ठीक है। चलिए, प्लाज्मा के साथ कितना बचा, 3%, 3% प्लाज्मा के साथ चला जाएगा, समझ लो। तो ये तो हो गया अपना O2 का परिवहन। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर जो O2 आया था ना, उसमें तो 97% तो इस रक्त में जो हीमोग्लोबिन उससे जुड़ जाएगा, जो 3% है वो प्लाज्मा के साथ जुड़ गया और वो ऑक्सीजन बहता हुआ यहाँ पर आया बायां आने में, फिर बायां आने में, फिर वो कोशिका, यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, ये बंद टूट जाएगा। अब यहाँ पर आकर कोशिका में आकर क्या होगा, कोशिका में आने के बाद क्या होगा, कोशिका में आने के बाद क्या होगा, Hb+O2, इस O2 का यूज कर लेगी, उपयोग यूज, इस O2 का यूज कौन कर लेगी, कोशिका कर लेगी, ठीक। ये कोशिका ने किया, कोशिका बदले में क्या देगा, CO2। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये CO2 किससे जुड़ जाएगा, आगे हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा। अब ये आगे जाएगा, समझ रहे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी ऐसी, आगे जाकर यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ये Hb और CO2 के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तब यहाँ पे देखिए CO2 का परिवहन कैसे होता है। CO2 का परिवहन 3 अवस्था में होता है, ध्यान देना, इसका परिवहन 3 फॉर्म में होता है। पहले की बात करूँ तो हीमोग्लोबिन के साथ बंधित अवस्था में, हीमोग्लोबिन के साथ बंध बनाकर, दूसरा प्लाज्मा के साथ होता है, जो प्लाज्मा है उसके साथ, प्लाज्मा के साथ, और तीसरा जो है वह बाइकार्बोनेट लवण के रूप में, बाइकार्बोनेट लवण के रूप में। सिर्फ इतना याद रखना कितना प्रतिशत कितने साथ होता है वो। हीमोग्लोबिन के साथ की बात करो तो 23% होता है, प्लाज्मा के साथ 7% होता है, बचा कितना 70% वो होता है बाइकार्बोनेट, यानी कि इसकी फॉर्म है। बाइकार्बोनेट की फॉर्म में देखो सिंपल है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसकी फॉर्म में होता है। इसका पूरा प्रोसीजर कैसे बनता है वो नहीं पढ़ना अपने को। तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 70%, प्लाज्मा के साथ 7%, हीमोग्लोबिन में 23%। तो CO2 का परिवहन 3 अवस्था में होता है और ऑक्सीजन का परिवहन 2 रूपों में होता है, समझ लो। तो यहाँ पर कोशिका में आकर क्या होगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, कोशिका ऑक्सीजन ले लेगी, बदले में CO2 दे देगी, अब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़ जाएगा, जैसे कि आप लोग हुआ था, ये CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ गया। अब ये पूरा यहाँ पर आया दाएं आने में, फिर वहां से दाएं आने में, फिर वहां से फेफड़ों में हीमोग्लोबिन और CO2 का बॉन्ड टूट जाएगा, CO2 फेफड़ों में और हीमोग्लोबिन वही रहेगा, फिर उसी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, समझ पा रहे हो। उसी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ गया और CO2 फेफड़ों की है वो नाक के जरिए बाहर, पूरा प्रोसेस कंप्लीट, समझ पा रहे हो पूरी क्रिया। तो CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन का 23% होता है, प्लाज्मा के साथ 7%, बाइकार्बोनेट के साथ 70%। ये चीज याद रखना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बन रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन, 100 ml रक्त के द्वारा कितना, 100 ml रक्त के द्वारा कितना 20 ml O2 का परिवहन होता है, याद रखना। अगर 100 ml रक्त हमने लिया है तो उसके साथ कितने ml O2 का परिवहन होगा, 20 ml O2 का परिवहन होगा। 100 ml रक्त के द्वारा कितना, 100 ml रक्त के द्वारा 20 ml O2 का परिवहन होता है, 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन होता है 100 ml रक्त के द्वारा। 100 ml रक्त के द्वारा 100 ml O2 का परिवहन किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स और पढ़ते हैं अपन। तो गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है, घर्षण के द्वारा होता है। और गैसों के परिवहन की बात करें तो ऑक्सीजन का परिवहन 2 रूपों में होता है, एक तो हीमोग्लोबिन के साथ, दूसरा प्लाज्मा के साथ। हीमोग्लोबिन का 57% जुड़ जाती है, बाकी की 3% जो होती है प्लाज्मा के साथ घुलकर जाती है। क्लियर यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं अपन कुछ पॉइंट्स के बारे में जिक्र कर लेते हैं और इसी के साथ अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा फिनिश हो जाएगा। लास्ट में फाइनल कुछ पॉइंट्स का जिक्र कर लेते हैं अपन। देखिए
100 ml ब्लड के द्वारा कितने ml O2 का परिवहन होता है? 20 ml O2 का परिवहन होता है। अब अगर हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये कैसा कैसा है? ये अस्थायी होता है। ये बॉन्ड वापस टूट जाता है, ये बंध टूट जाता है, तो ये कैसा होता है? अस्थायी होता है। अगर बंध नहीं टूटेगा तो फिर हीमोग्लोबिन मुक्त नहीं होगा और CO2 नहीं जुड़ पाएगा, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? टूट जाता है, अस्थायी होता है। लेकिन अगर इसी हीमोग्लोबिन के साथ CO जुड़ गया तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो एक स्थायी यौगिक है। कैसा यौगिक है? स्थायी यौगिक है। ठीक, अब इसको थोड़ा समझो कैसे वो। देखो ये जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है? HbO2 हॉल 4 बन रहा है। अभी वापस टूट जाएगा किसमें? Hb+4O2 में। 4 ऑक्सीजन के अणु वापस निकाल दो उसमें, तो आप देख लो टूट गया वापस ये। तो ये स्थायी नहीं है, अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या वो अस्थायी है? क्या वो अस्थायी है। वो वापस वो हीमोग्लोबिन मुक्त हो गया। अब इस हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ रहा है? इस हीमोग्लोबिन CO2 जुड़ रहा है। ये भी जो बनेगा वो भी कैसा बनेगा? अस्थायी बनेगा। लेकिन अगर इस हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गई तो क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि स्थायी यौगिक है। उससे क्या होगा? शरीर में मुक्त हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा। मुक्त हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा तो जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, शरीर में ऑक्सीजन की मांग है, वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए जो होगा दम घुटने से मौत हो जाती है। इसीलिए CO को अपन क्या बोलते हैं? CO कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस को बोलते हैं अपन, जो कि वाहनों की धुआं जो होता है उसका मुख्य स्रोत है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों के धुएं का मुख्य स्रोत है। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर स्थायी यौगिक बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एक और चीज अगर याद रखिए तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल रंग का होता है। उसके साथ O3 अगर ओजोन जुड़ जाती है तो यहाँ पर होता है मिथेमोग्लोबिन। मिथेमोग्लोबिन बन जाता है। और मिथेमोग्लोबिन ये भी स्थायी यौगिक है। और साथ में ये होता है रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। इसके बात करें तो ये रंगहीन होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, जो कि अस्थायी है। लेकिन वो कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़कर स्थायी बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जो कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। और O3 के साथ जुड़कर क्या बना रहा है? मिथेमोग्लोबिन, जो कि कलरलेस होता है। क्लियर? और 100 ml ब्लड के द्वारा कितने O2 का परिवहन होता है? 20 ml O2 का परिवहन होता है। अब हम जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसमें जो वायु का मिश्रण हम लेते हैं, जो वायु का मिश्रण हम अंदर लेते हैं उसमें कितने प्रतिशत? 19.6 ml और करके हम लिख सकते हैं 19.6%। इतने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है, ये याद रखना। जब हम अंदर वायु लेते हैं उसमें कितने प्रतिशत है? 19.6%, यानी 19.6 ml उसमें ऑक्सीजन होती है जो वायु अंदर लेते हैं अपन उसमें। अगर वो तो गैसों का मिश्रण है, पूरी प्योर अंदर ऑक्सीजन तो जान दे दिए, तो उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है? 19.6% होता है, या 19.6 ml होता है ऑक्सीजन का उसमें अमाउंट होता है। क्लियर? तो ये था पूरा अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र का आप देख रहे हो पाचन तंत्र से किस प्रकार से को रिलेशन है, और उसी के उसका इंपॉर्टेंस में सर्कुलेटरी सिस्टम का भी अपना इंपॉर्टेंस है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेशन तीनों का को रिलेशन है। समझ में आई बात? तो श्वसन तंत्र की बात करें, श्वसन क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण, ऊर्जा के उत्पादन के लिए, उसको हम कहते हैं श्वसन बोलते हैं। श्वसन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, बाह्य श्वसन, उसके बाद आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन में क्या होता है? गैसों का परिवहन। आंतरिक श्वसन में गैसों का आदान प्रदान होता है। और कोशिकीय श्वसन में रासायनिक क्रिया होती है, वो कोशिकीय श्वसन है। फिर हमने श्वसन पाठ पढ़ा, श्वसन का श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि महत्वपूर्ण कौन होता है? डायफ्राम, जो कि श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। साथ में श्वसन की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा होता है। अगर तंत्रिका नियमन की बात करें, नर्वस कंट्रोल, तंत्रिका नियमन की बात करें तो तंत्रिका नियमन कौन करता है? वो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, जो कि मस्तिष्क में होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो उसके श्वसन केंद्र होते हैं, श्वसन केंद्र होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो उसका तंत्रिका नियमन करते हैं। और इस डायफ्राम जो होता है ना, डायफ्राम ये वाला, उसमें डायफ्राम में वो आवेग भेजता है, जिसमें संकुचन और शिथिलन होता है, जैसे श्वसन की क्रिया होती है। इसमें तंत्रिका आती है, फ्रेनिक नर्व आती है, इसमें फ्रेनिक तंत्रिका आती है, जो कि क्या करवाती है? संकुचन और शिथिलन करवाती है। क्लियर? तो ये था आपका पूरा श्वसन तंत्र। क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।